आप सभी का अमित गौरव एडुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप इस बात से अनजान हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। कौन सी बात है कि हम फिजिक्स के साथ साथ साइंस का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। बस आपको समय देना है, जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, जिसके लिए प्रकाश का परावर्तन का एक वीडियो और अपवर्तन का वन शॉट, इस तरह से पहला वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। अमित गौरव एडुकेशन चैनल पे जाकर के उसके प्लेलिस्ट में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा फिजिक्स का वन शॉट सारा चैप्टर। मानव नेत्र का वन शॉट एक चैप्टर हो चुका है, विद्युत भी हो चुका है और हमारा विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव भी हो चुका है। वन शॉट के माध्यम से ये चारों चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले आप फटाक से जा करके चारों वीडियो देखिए, उसके बाद आ जाइए हमारा इस वीडियो में, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। इसमें हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं? हम लोग जानने वाले हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा जो एक ऐसी चीज़ है, ऐसी अगर हम चीज़ बोलें तो एक ऐसी चीज़ है जिस पे सारा चीज़ कायम है। बिना ऊर्जा के कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो ये ऊर्जा का हम लोगों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है कि ऊर्जा क्या है, नहीं है। तो ये इस पूरे वीडियो में मज़ेदार तरीके से हम लोग जानेंगे ऊर्जा के बारे में और इसके सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जानेंगे कि किस प्रकार जो आपके घर में विद्युत हो आ रहा है वो किस प्रकार से बनता है, कितना माध्यम है वो कैसे कैसे बनता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो बस अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़े भूल जाते हैं तो आपको ये वाला सेशन जरूर देखना चाहिए, हमारा पूरा वन शॉट वीडियो जरूर देखना चाहिए। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले ऊर्जा के स्रोत वन शॉट के माध्यम से फ़ायदा आपका ये है कि आप अगर कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में पैसा जरूर दिए होंगे। सेम चीज़ आपको ऑनलाइन में पैसा दे करके पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है और बेस्ट नॉलेज के साथ सारा कुछ बेस्ट जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से रहेगा और साथ में समझाया जाएगा एक एक टॉपिक ऐसा। दूसरी बात, हमारा जो पढ़ने का तरीका है उसमें हम 3 स्टेप बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए तो आप ऑनलाइन में बेहतर पढ़ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तीनों स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करना, जो कि थोड़ा आपको मुश्किल लगता होगा लेकिन बहुत आसान काम है। केंद्रित कैसे करना है? सबसे पहले मोबाइल का नोटिफिकेशन आपका बंद होना चाहिए, मोबाइल में कोई भी टी टाँ का नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए। ये हो गया मोबाइल का। दूसरा, बाहरी तरफ से कैसे ध्यान केंद्रित करना है? अगल बगल में जितने भी लोग हैं उनसे दूर हो जाना, उनसे ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और ध्यान में उधर गलबात कोई कर रहा है कि अच्छा ऐसे था और वो चल रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इधर उधर से एकदम केंद्रित कर करके जितना से जितना हो सके फोकस हो करके लेक्चर को देखना, जितना से जितना हो सके फोकस हो करके लेक्चर को देखना। दूसरा स्टेप है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको फोकस होकर के देख लिए, वो समझ में आ गया है, तो दूसरा स्टेप है उसका नोट्स बनाना। और दूसरा स्टेप क्या है? उसका सुंदर सा नोट्स ज़रूर बनाना। तीसरा स्टेप, जब आप नोट्स बना लिए तो तीसरा स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है रिवीजन। उसको आप जब भी लगे उस टॉपिक के बारे में आप सोचिए। जैसे हम अगर विद्युत धारा पढ़ लिए तो विद्युत धारा के बारे में सोचिए और देखिए क्या आपको विद्युत धारा याद है। विद्युत धारा याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फटाक से अपना नोट्स निकालिए और देखिए। अगर ये तीनों स्टेप आप अच्छा से करते हैं तो आप ऑनलाइन से इतना बेहतर कर सकते हैं जितना ऑफलाइन वाला नहीं कर सकता है। तो आप अगर ये तीनों स्टेप फॉलो करते हैं तो, जो कि जितना आसान से हम बोल दिए उतना आसान करने का भी है, लेकिन बस करने वाला चाहिए। जितना आसानी से हम बोले हैं ना उतना आसान करने में भी है, लेकिन बस आप करिएगा तब, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। क्यों? वो आप जानिए, लेकिन मेरा काम है बताना, गाइडेंस करना, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। हम लोग जो चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के स्रोत में, सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या? उससे पहले ये सोचिए कि ऊर्जा हम अपने दैनिक जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि पॉसिबल ही नहीं है जीवन। बिना ऊर्जा के जीवन पॉसिबल नहीं है, बिना ऊर्जा के जीवन पॉसिबल नहीं है। अगर ऊर्जा ना हो इस पृथ्वी पे, उसके बाद आप कल्पना कीजिए लाइफ का, तो वो पॉसिबल नहीं है। छोटा से छोटा काम, एगो पानी भी गर्म करना है तो उसमें चाहिए आपको उष्मा, जो कि एक प्रकार का ऊर्जा है। अगर घर में बल्ब बर रहा है, विद्युत ऊर्जा चाहिए। हर एक चीज़ के लिए ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, जो देखिए। ये वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा और समझते चलिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा को ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। मतलब ये है कि ऊर्जा किसी के खेत के वो नहीं है कि खेत में उगा लेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऊर्जा को खेत में उगाना या फिर खुद से बनाना या फिर एक्सपेरिमेंट करके बनाना, ये पॉसिबल ही नहीं है। पूरा दुनिया में ऊर्जा संरक्षित है। वही ऊर्जा जितना है वही एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहता है। अब
यही 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 बात जो है इसी को बता दिया गया है कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये बताता है कि ऊर्जा ना तो हम लोग सृजन कर सकते हैं, ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ना ही हम लोग सृजन कर सकते हैं मतलब ना ही हम लोग बना सकते हैं, ना ही हम लोग नष्ट कर सकते हैं, ना ही मतलब उसका विध्वंस कर सकते हैं। बस कर क्या सकते हैं? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं? बस बदल सकते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो ऊर्जा का संरक्षण का नियम है, क्योंकि जब आप जाइएगा 12th में तो वहाँ पढ़ना है आवेश का संरक्षण का नियम, जो कि बिल्कुल इसी का फोटोकॉपी है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम ये चीज़ बताता है कि हम लोग ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं, ना तो विनाश कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, तो आपको वहाँ पे फटाक से लिखना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम अनुसार ऊर्जा का ना ही सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यही है ऊर्जा के संरक्षण का नियम, कि ना हम इसको बना सकते हैं, ना हम इसको नष्ट कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। बात आई समझ में? ये है हमारा क्या? ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान में बैठा लेना है कि पूरे दुनिया में ऊर्जा संरक्षित है, ना हम लोग उसको बना सकते हैं, ना हम लोग उसको बिगाड़ सकते हैं। बस क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं? रूपांतरित कर सकते हैं। ये जो ऊर्जा का संरक्षण नियम है, धीरे धीरे आगे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या होता है। बस अभी जो बोले हैं वो ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। उत्तम ईंधन, या जिसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च ईंधन। क्या कहते हैं? सर्वोच्च ईंधन। ऊर्जा का उत्तम स्रोत उसको कहते हैं जहाँ से हम लोगों को आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो सके, और आसानी से ऊर्जा प्राप्त हो सके और अधिक मात्रा में हम लोगों को प्राप्त हो सके, वही ऊर्जा का उत्तम ईंधन कहलाता है। जैसे वह ईंधन जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो एवं जिसका परिवहन आसान हो, उत्तम ईंधन कहलाता है। अब जैसे कि कोई किसी को घर में काम करने के लिए रखता है, तो अच्छा काम करने वाला किसको कहेंगे? जो कम समय में अधिक से अधिक काम करे और जो पैसा भी कम दे, उसी को ना कहेंगे कि उत्तम काम करने वाला है। उत्तम काम करने वाला किसको कहेंगे? जो कम पैसा में अच्छा से अच्छा काम करे, अधिक से अधिक काम करे। उसी प्रकार ईंधन में जब उत्तम ईंधन की बात आएगी, तो उत्तम ईंधन हम लोग उसको कहते हैं वह ईंधन जो प्रति इकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे, सरलता से सुलभ हो एवं जिसका परिवहन आसान से उत्तम ईंधन कहलाता है। जिसको हम लोग आसानी से प्राप्त कर सके, जिसको हम लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, क्या करवा सके? परिवहन करवा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम ईंधन होते हैं। एक अच्छे वर्कर का गुण क्या है? अच्छे वर्कर का गुण है कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अच्छे से काम करना। एक जैसे अच्छे स्टूडेंट का क्या काम है? तो अच्छे स्टूडेंट का काम है कि आप कम समय में अच्छा से अच्छा पढ़ सके, या ज़्यादा से ज़्यादा बैठ करके पढ़ सके। दो चीज़ें हो सकता है, या तो आप इतना इंटेलिजेंट हैं, आपका IQ इतना तेज़ है कि कम समय में अधिक से अधिक आप पढ़ पा रहे हैं, या तो फिर आप अधिक से अधिक पेशेंस रख करके अधिक से अधिक समय तक बैठ करके पढ़ पा रहे हैं। दोनों हो सकता है। तो दोनों क्या एक उत्तम स्टूडेंट का पहचान है। उसी प्रकार से उत्तम ईंधन भी उसी को कहेंगे जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक, मतलब कि ये जितना उसका आयतन हो, जितना उसका द्रव्यमान हो, उससे अधिक वो कार्यगर हो, उसी को हम लोग उत्तम ईंधन कहेंगे। तो एक अच्छा स्टूडेंट का गुण क्या है? तो अच्छा स्टूडेंट का गुण है कि वो हमेशा हर एक जगह पे डिसिप्लिन में रहता है। हर एक जगह पे वो जब जाता है तो ऐसा झलकता है कि ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है। हर एक जगह पे कुतपना नहीं करता है, अच्छा से रहता है। और अगर डेली रूटीन की बात करें तो उसको डेली पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे बुखार लग जाए, चाहे जो लग जाए। अगर सुबह उठने की बात करें तो सुबह सवेरे से सवेरे उठ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तम स्टूडेंट कहते हैं। उसी प्रकार से उत्तम ईंधन क्या है? उसका गुण क्या है? तो जो कम प्रदूषक फैले हो, जिसका प्रदूषण कम फैले, जो ज़्यादा प्रदूषक नहीं हो। अच्छा स्टूडेंट क्या है? जो जिसका डिसिप्लिन हो, मतलब कि बोलने का तरीका अच्छा हो। उसी प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि कम प्रदूषक हो, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्यरत वाला हो, जो सरलता से सुलभ हो, जो आसानी से मिल जाए, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जिसको हम लोग अच्छा से मतलब कि रखने में आसानी हो, ना कि रखने में उसका कोई शर्त हो, कठिनाई हो, जो सस्ता हो, उसी को हम लोग उत्तम। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि उत्तम ईंधन का
गुण बताइए, तो आपको फटाक से वहाँ पर बताना है कि जो कम प्रदूषक हो, जो कम प्रदूषण फैलाए, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करने वाला हो, जो सरलता से सुलभ हो, जो सरलता से मिल जाए, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसानी से हो, जिसको हम लोग आसानी से रख सके, जिसको हम लोग आसानी से परिवहन करवा सके, एक जगह से दूसरी जगह ले सकें, और जो सबसे बड़ी बात जो सस्ता। ये सारे गुण अगर जिसमें रहेगा उसको हम लोग कहेंगे कि उत्तम ईंधन है। बात समझ में आया? अगर ये पांचों गुण आप लोग लिख सकते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा। क्या कहेंगे? सबसे पहले जो कम प्रदूषक हो, जो कम प्रदूषण फैलाए। दूसरा, जो एकांक आयतन अथवा एकांक द्रव्यमान से अधिक कार्यरत हो, जितना उसका द्रव्यमान जितना आयतन है। ऐसा होता है ना, जैसे कि कोयला हम लोग जलाते हैं, तो कुछ कोयला ऐसा होता है जो अधिक से अधिक कोयला दीजिएगा तब जल करके कुछ उसमें हीट आएगा। लेकिन कुछ कोयला ऐसा होता है जो कि आगे हम पढ़ाएंगे भी कैसा होता है, कौन सा कोयला। तो कुछ कोयला होता है जो क्या होता है कि कम कोयला में ही वो अधिक से अधिक हीट दे रहा है, होता है ऐसा। तो जो जिसकी प्रति इकाई आयतन प्रति एकांक द्रव्यमान से वो अधिक कार्यरत हो, कमे कोयला है और अधिक आग दे रहा है, तो होगा कि नहीं अच्छा ईंधन। उसी प्रकार से हम आगे इस चीज़ को समझेंगे। जो सरलता से सुलभ हो, जो आसानी से हम लोगों को प्राप्त हो सके, आसानी से मिल सके, जिसका भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जिसका हम लोग भंडारण आसानी से कर सके, परिवहन आसानी से कर सकते, जो सस्ता हो, जो क्या हो, एकदम सस्ता हो। एकदम सस्ता मतलब कि कम से कम खर्च में उसको हम उपलब्ध करा सके, उसी को हम लोग कहेंगे उत्तम ईंधन। और ये उत्तम ईंधन का क्या है, गुण है। अब जो है उपलब्धता के आधार पे ऊर्जा स्रोत का जो है दो प्रकार है। उपलब्धता के आधार पे, ये याद रखने वाला पॉइंट, ये याद रखने वाला पॉइंट है। किस चीज के आधार पे? तो उपलब्धता के आधार पे ऊर्जा का दो स्रोत माना जाता है। स्रोत क्या नाम, दो स्रोत प्रकार माना जाता है, दो प्रकार माना जाता है। कौन कौन सा प्रकार माना जाता है? पहला नवीकरणीय स्रोत, दूसरा अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा स्रोत का दो प्रकार उपलब्धता के अनुसार पे किस प्रकार से मिलता है हम लोगों को, उसके अनुसार हम लोगों को दो प्रकार में बांटा जाता है। एक नवीकरणीय स्रोत और एक है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, किसको कहते हैं? तो ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है एवं जिनका उत्पादन एवं उपयोग सालों साल से किया जा सके, उस ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, जैसे हवा, जल, वायु, मास और सौर। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उस ऊर्जा स्रोत को कहेंगे जिसको एक बार हम लोग अगर यूज कर लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो नष्ट हो गया, खत्म हो गया। हम लोग उसको प्राचीन कालों से, बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं और करते जाएंगे, जिसका अभी सीमित भंडार नहीं है। अभी हम लोग बहुत आगे तक यूज कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में हो सकता है खत्म हो, लेकिन अभी हम लोगों के पास उसका बहुत अधिक से अधिक मात्रा में यूज करने की क्षमता है। तो वे ऊर्जा स्रोत जिसको हम लोग एक बार यूज करने के बाद वो नष्ट ना हो, उसका दोबारा यूज हम लोग कर सके, उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और वे ऊर्जा स्रोत जिसको एक बार यूज करने के बाद उसको दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, जिसका भंडारण सीमित हो, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे अगर कोयला को हम लोग देखें, तो कोयला एक बार आप जला लिए तो क्या उसी कोयला को दोबारा जला पाइएगा? नहीं, वो खत्म होते जा रहा है। कोयला जो है एक बार आप जला लिए तो दोबारा उसको जला सकते हैं? नहीं, वो खत्म हो जाता है। पेट्रोल एक बार आप डला करके हुन से एकदम उड़ के चल आएंगे तो क्या वो पेट्रोल रहेगा? फिर से पेट्रोल यूज हो गया है तो क्या फिर से उसको हम यूज कर सकते हैं? नहीं, दूसरा पेट्रोल लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस, जिस तरह की गैस है, एक बार अगर हम यूज कर लेते हैं तो क्या उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसको दो तरह से हम अंतर कर करके समझ सकते हैं। पहला अंतर इस प्रकार से करके समझ सकते हैं कि वैसा ऊर्जा स्रोत जिसको हम लोग एक बार यूज कर लिए, जिसको हम लोग एक बार अगर यूज कर लिए तो दोबारा उसको यूज करने में दिक्कत है, उसी को दोबारा यूज करने में दिक्कत है, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और जिसको एक बार यूज करने के बाद उसको बार बार यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। पहला ये हो गया। दूसरा हम लोग इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि वे ऊर्जा स्रोत, वे ऊर्जा के स्रोत जिसका भंडारण सीमित नहीं है। अभी हम लोग के पास बहुत चीज है, जैसे कि हवा हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, महासागरीय ऊर्जा, ये सारा ऊर्जा जो है मुख्य रूप से आपको बायोमास और ये जो सौर ऊर्जा, ये तो समझ में आना चाहिए। महासागरीय ऊर्जा नहीं समझ में आया होगा। कौन कौन नहीं समझ में आया होगा? बायोमास और महासागरीय ऊर्जा क्या होता है आगे समझ में आएगा। तो हवा और जल और सौर ऊर्जा, ये तीन समझ में आ रहा होगा। तो हवा का यूज हम लोग अभी असीमित रूप से बहुत कर सकते हैं कि नहीं? अभी हमारे पास बहुत भंडारण है इसका, है ना। हम लोग क्योंकि पेड़ अभी है, पेड़ कट जाएगा तब हम लोग को दिक्कत होगा। हवा का यूज ऑक्सीजन जिसमें हम लोग लेते हैं। अगर हम लोग बात करें जल का, तो जल का भी अभी हमारे पास असीमित भंडारण है, बहुत यूज कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा भी सूर्य पे डिपेंड है, तो अभी उसका कोई
लिमिट ही नहीं है जितना यूज कर सकते हैं। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब लिमिटेड चीजें हैं जिसको हम लोग अगर अत्यधिक मात्रा में यूज करते हैं, यूज से ज़्यादा बर्बाद करते हैं तो ये समय से जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल आपको ये चीज़ अगर समझ में आ गया है तो शुद्ध शब्दों में और अच्छे से इसको सजा करके लिखना है। क्या लिखना है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है एवं जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सके, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे हवा, जल, बायोमास, सौर ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा आदि। ये सारा को क्या कहते हैं हम लोग? नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत जो समाप्य हैं, जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं एवं जिनका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। और ये चूंकि वन शॉट वीडियो है इसीलिए हम हर एक परिभाषा को हम लिख करके लाए हैं ताकि आपका कम से कम समय लगे और कम समय में हम हर एक चीज़ को अच्छा से समझा पाए। और आपका काम है इसको सुंदर से लिखना। अगर यही चीज़ को हम खुद यहाँ पे लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जो कि वन शॉट नहीं बन पाएगा, ये लॉन्ग शॉट बन जाएगा। इसीलिए तो आपको ये वर्ड में ध्यान रखना है कि शुद्ध वर्डों में इस प्रकार से लिखना है और इसके डिफरेंस को समझना है। उसके बाद है कि दोनों में अंतर क्या क्या है। अगर क्वेश्चन में 5 नंबर में पूछता है कि नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत में क्या अंतर है, नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर ये है कि इसका नवीकरणीय स्रोत का असीमित मात्रा में उपलब्ध है, बहुत ज़्यादा उपलब्ध है, असीमित मात्रा में, जितना आप ले सकते हैं। लेकिन वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो लिमिटेड है, उसको हम लोग कहेंगे अनवीकरणीय स्रोत। पहला पॉइंट आपको ये चीज़ ध्यान रखना है मात्रा के बारे में है कि वे स्रोत जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है उसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत कहेंगे, और वे स्रोत जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसको हम लोग अनवीकरणीय स्रोत कहेंगे। इनका उत्पादन एवं उपयोग वर्षों वर्षों तक किया जा सकता है। इसका हम लोग उत्पादन भी वर्षों तक कर सकते हैं, इसका हम लोग उपयोग भी वर्षों तक कर सकते हैं, लेकिन इसका उत्पादन एवं उपयोग वर्षों वर्षों तक नहीं किया जा सकता है, ये लिमिटेड। ये समाप्य स्रोत नहीं है, ये समाप्य स्रोत नहीं है, ये समाप्त अभी नहीं होने वाले हैं, आगे का लाखों करोड़ों साल बाद का पता नहीं, लेकिन अभी तो हम लोग जब तक हैं ये समाप्य स्रोत नहीं है, ये समाप्य स्रोत है, इसका लिमिटेड भंडारण है, ये समाप्य स्रोत है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें कौन है? हवा, जल, बायोगैस, सौर ऊर्जा, महासागरीय तरंग आदि। इसमें उदाहरण के लिए कौन कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और गैस आदि। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के कुछ उदाहरण दे, तब आपको वहाँ पे लिखना है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है हवा, जल, बायोगैस, महासागरीय तरंग या महासागरीय ऊर्जा, उसके बाद सौर ऊर्जा, ये सारा हो गया हमारा नवीकरणीय। और अनवीकरणीय में आपको लिखना है सुंदर से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस प्रकार याद रहेगा। डिफरेंस को प्यार से सुंदर से समझना है, समझ करके सुंदर से आपको नोट्स बनाना है और एग्जाम में बेहतर करना है। अगर आपको फिजिक्स में इससे कुछ लाभ होता है तो आपको जरूर कमेंट करके बताना है, बताइएगा ना। अब उपयोग के आधार पर ऊर्जा स्रोत के प्रकार। अब जो है ऊर्जा के स्रोत, उपयोग के आधार पर ऊर्जा के स्रोत। उपयोग के आधार पर ऊर्जा का 2 प्रकार माना जाता है। किसी बुक में या कोई पढ़ाते हैं तो चारों को एक ही में पढ़ाते हैं कि ऊर्जा का 4 प्रकार है, वो बताएंगे आपको, और नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत बताएंगे, फिर पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत और गैर पारंपरिक स्रोत, इस प्रकार से बता देंगे। लेकिन ये जो है चीज़ें अलग अलग हैं। ये जो है नवीकरणीय, अनवीकरणीय है, ये है उपलब्धता के आधार पर। उपलब्धता मतलब समझ रहे हैं, एक वर्ड है जो हमारा उपलब्धता, इसका मतलब समझ रहे हैं किस प्रकार से वो उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धता के आधार पे। और ये जो है हमारा, ये है किसके आधार पे? उपयोग के आधार पे। उपयोग के आधार पे भी 2 प्रकार होते हैं। पहला ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। इसके बार बार बोलिए तो आप खुद गड़बड़ा देगा। पारंपरिक मतलब हो ना। तो ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, ये 2 प्रकार हैं उपयोग के आधार पे। किस चीज के आधार पे हैं? उपयोग के आधार पर। पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? जो ध्यान से देखिए। और गैर पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? जो पहले ध्यान से देखिए। पारंपरिक स्रोत कौन कौन है? सबसे पहले देखिए, पवन ऊर्जा हो गया, चाहे बायोगैस हो गया, जैव मात्रा में, जिससे बायोगैस क्या होता है, कैसे बनता है, जो भी हम बताएंगे। जल या विद्युत संयंत्र हो गया,
तापीय विद्युत संयंत्र हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जीवाश्म ईंधन एवं कोयला, ये सब हो गया परंपरागत स्रोत या पारंपरिक स्रोत। परंपरागत स्रोत या पारंपरिक स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? गैर परंपरागत स्रोत या फिर जिसका दूसरा नाम है वैकल्पिक स्रोत, ये क्या है? जैसे सौर ऊर्जा हो गया, सौर कुकर एवं पैनल हो गया, समुद्रों के पास ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा हो गया, तरंग ऊर्जा हो गया, महासागरीय तापीय ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। इसको पहले आप सुंदर से लिखिएगा और अब समझिए क्या होता है पारंपरिक स्रोत और क्या होता है गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? तो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत किसको कहते हैं? ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है उसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। पारंपरिक मतलब जो परंपरा चलते आ रहा है, पहले से यूज होते आ रहा है, अभी भी यूज हो रहा है, परंपरा चलते आ रहा है, बहुत पहले से यूज हो रहा है और अभी भी यूज होते आ रहा है, उसको हम लोग कहेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। उपयोग के आधार पे है, तो जिसको हम लोग बहुत पहले से उपयोग करते आ रहे हैं, यूज करते आ रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है, ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाया जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में कौन कौन आएगा? जैसे पीछे हम बताए थे, जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जय मात्रा, पवन ऊर्जा, ये सारा क्या है? ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिसका हम यहाँ पे आपको जरूर बता दिए हैं, जिसको सुंदर से लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो पहले से यूज होते आ रहा है, बहुत पहले से, उसको हम लोग कहेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या फिर पारंपरिक स्रोत। लेकिन गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत, दोनों वर्ड एक ही है, दोनों वर्ड एक ही है, या तो बोले क्या? पारंपरिक या फिर परंपरागत। तो गैर परंपरागत परंपरागत किसको, जिसको जिसका दूसरा नाम है वैकल्पिक स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग हाल के दिनों से वैकल्पिक स्रोत के रूप में किया जा रहा है, वे स्रोत जो अभी ज्यादा नहीं हुआ है, हाल ही के दिनों से इसका यूज किया जा रहा है, उसको ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कहते हैं। जैसे अगर सौर ऊर्जा की बात करें तो ये हाल ही से यूज होने जा रही है, तो आपके एकदम बहुत पहले से नहीं, तो हाल ही से यूज है। तो अगर परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत में बोलेगा कि अंतर क्या है, तो आपको याद रखना है पहले, सबसे पहली बात, जो हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे पारंपरिक स्रोत, और जो हाल ही में हम लोग यूज करना स्टार्ट किए हैं उसको हम लोग बोलेंगे गैर पारंपरिक स्रोत। याद रहेगा, कोई प्रकार का दिक्कत है ये। अब है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा जो हम लोग अभी अभी यूज करना स्टार्ट किए, सौर ऊर्जा हो गया, फिर सौर ऊर्जा हो गया, फिर उसके बाद और क्या है? सौर ऊर्जा, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय, भूतापीय ऊर्जा, ये सारा आता है समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा में, जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है, मतलब ये पहले उतना टेक्नोलॉजी नहीं था नहीं, लेकिन अब वो स्टार्ट हुआ। भूतापीय ऊर्जा हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट नाभिकीय ऊर्जा, ये सारा ऊर्जा जो है ये किस में आता है? गैर पारंपरिक स्रोत में। पारंपरिक और गैर पारंपरिक में आपको अंतर पता चला, जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं पारंपरिक, जो हाल ही में किए उसको गैर पारंपरिक कहेंगे। अब है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में हम लोग जो पहला यहाँ पे लिखा जो बताए थे एग्जाम्पल, उसमें था क्या? जीवाश्म ईंधन। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणी के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है, उसको जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जीव आश्मी, जीव से, ऐसे भी जीवाश्मी का वर्ड को देखिएगा तो जीव से जो गैस प्राप्त हो रहा है, जैसे जीव से जो ईंधन हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। मतलब कि वे ईंधन जिनका निर्माण, जैसे कि कोयला बना है, तो कोयला क्या आपके दादाजी रख दिए थे कोयला वहां पे और आप यूज कर रहे हैं, हाँ, कि चाचा जी रख के गए थे नहीं ना। वो कोयला जो है कैसे बना है? तो वो अवशेषों से लाखों करोड़ों साल अपघटन होने के बाद बना है। हीरा तो कोयला में ही मिलता है, तो हीरा कैसे बनता है? करोड़ों, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों साल से जब कोई अवशेष अवघटित होता है तब जा करके हीरा बनता है। तभी ना कहावत है कि आपको हीरा की तरह चमकना है तो उसकी तरह लाखों करोड़ों साल तक गलना पड़ेगा, जलना पड़ेगा जा करके, समझ रहे हैं ना, तब जा करके आप हीरा बन पाइएगा। तो यानी कि जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? तो आपको याद रखना है, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणी के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की
जैविक प्रक्रिया के बाद होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया एवं हमारा प्राकृतिक गैस जितना भी है, प्राकृतिक गैस के अंतर्गत जो भी आता है सब याद रहेगा। जीवाश्म ईंधन किसको कहेंगे? वे ईंधन जो जो सजीवों प्राणियों के अवयव अवशेषों सजीवों प्राणी के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है, जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोगिता क्या है? ऊर्जा के स्रोत के रूप में तो सबसे पहले तो ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे सबसे पहले कोयला की बात करें तो खाना बनाने के लिए मुख्य रूप से कोयला का यूज किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा किया जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन का तेल जो कि हाल तक यूज हुआ है, बहुत ज़्यादा केरोसिन का तेल। आप लोग अगर गाँव क्षेत्र से देखते होंगे, जब गोईठा में आग लगा रहता है तो केरोसिन का यूज होता है। या फिर बहुत सारा इस प्रकार से उपकरण था जिसमें केरोसिन का यूज किया जाता था, जैसे कि लालटेन हो गया। प्राकृतिक गैस ये सब वाहनों में प्रयोग किस किस चीज़ का होता है? पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारा किसी में आता है? सब जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत आता है। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयले एवं अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है, जिससे विद्युत बड़े मात्रा में बन करके आपके घर में आ रहा है, जिससे अभी लाइट चल रहा है, जिससे आपका फोन चार्ज हो रहा है, तब जाकर के आप हमको भी देख रहे होंगे। तो वो जो है बनता है तापीय विद्युत संयंत्र। जो लाइन आ रहा है आपके घर में वो कहाँ बनता है? तापीय विद्युत संयंत्र में। जो भी एक क्या है? जीवाश्मी ईंधन। क्या? जीवाश्मी ईंधन। यानी रियल लाइफ में यूज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किस चीज़ का कर रहे हैं? जीवाश्मी ईंधन का हम लोग यूज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्षों की जैविक प्रक्रिया के बाद होता है, उसको क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। जैसे कौन? कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्मी ईंधन का उपयोगिता। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कौन कौन सा? तो घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन, प्राकृतिक गैस। वाहनों में प्रयोग पेट्रोल, डीजल एवं सीएनजी आदि। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला एवं अन्य जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। ये सारा किस चीज में आता है? जीवाश्मी ईंधन में। यानी कि हमारे लाइफ में जीवाश्मी ईंधन का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले पर निर्भरता। अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले पर क्या निर्भरता है, तब आपको याद रखना है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का निर्भरता बहुत ज़्यादा है। कोयले का उपयोग ने औद्योगिक क्रांति का संभव बनाया। औद्योगिक क्रांति जो भी चल रहा है, बिजनेस इतना तरह का औद्योगिक, उसमें सबसे ज़्यादा यूज किसी चीज़ का है तो वो है कोयला। किस चीज़ का यूज है? कोयला। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्मी ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। जितना अधिक ऊर्जा की मांग जो बढ़ी है, उसमें हम अगर कोई चीज़ पे निर्भर हैं तो वो कोयला और किस चीज़ पर? पेट्रोलियम पर निर्भर है। आज भी ऊर्जा के कुल खपत का अधिकांश भाग लगभग 70% कोयला ही पूरी करता है। अभी भी हम लोग जितना भी ऊर्जा खपत करते हैं, जैसे कि अभी हम आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे, तापीय विद्युत संयंत्र जिससे ऊर्जा बन करके आ रहा है, विद्युत बन करके आ रहा है, उसमें मेन जो सोर्स है वो क्या चीज़ है? मेन सोर्स है उसमें कोयला। अगर उसमें कोयला ना हो तो बिना कोयला के जो हम लोगों के घर में लाइन आ रहा है, बिजली आ रहा है, वो आएगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर आज के समय में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के रूप में जो यूजफुल है वो क्या है? कोयला है। हाँ, घर से जरूर ये विलुप्त हो गया है। पहले घर में खाना भी किस चीज़ पे बनाया जाता था? कोयला पे बनाया जाता था, लेकिन इससे विलुप्त हो गया। लेकिन अगर औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक इंडस्ट्री में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज अभी किस चीज़ का हो रहा है? कोयला का हो रहा है। आज भी ऊर्जा के कुल खपत का अधिकांश 70%, कितना? 70% जितना भी औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक फील्ड में काम हो रहा है, वो कोयले से ही हो रहा है। किससे हो रहा है? कोयले से। तो ये हमारा क्या हो गया? कोयले पे निर्भरता एक पॉइंट हो गया यहाँ से हमारा। अगर क्वेश्चन आता है कि कोयले पर क्या निर्भरता है, कोयले का क्या यूज है, तब आपको ये सुंदर से समझना है बात को कि कोयले के उपयोग ने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया है। ऊर्जा के बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्म ईंधन, कोयला तथा पेट्रोलियम पर निर्भर हैं। आज भी ऊर्जा के कुल खपत का अधिकांश भाग लगभग 70% कोयले से पूरी की जाती है। ये है हमारा कोयले पर निर्भरता की 70% जो है हम लोगों को ऊर्जा जिस चीज़ से यूज कर रहे हैं वो किस चीज़ पर निर्भर है? तो वो निर्भर है कोयले पर। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोगिता। ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन की क्या उपयोगिता क्या है, जो अब हम लोग को जानना है कि जीवाश्म ईंधन की उपयोगिता क्या है ऊर्जा के स्रोत के रूप में। तो घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन एवं प्राकृतिक गैस। वाहनों में प्रयोग पेट्रोलियम, डीजल एवं सीएनजी। तापीय विद्युत संयंत्र में कोयला, अन्य जीवाश्म ईंधन का प्रयोग। ये सारा क्या है? तो ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन का उपयोग। ये सारा क्या है? तो ये सारा का सारा जीवाश्मी ईंधन का
उपयोग है। ये सारा क्या है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग है, जो कि ये पॉइंट हम पीछे आप लोगों को यहाँ पे बता चुके हैं। सेम पॉइंट रिपीट हो गया है, यहाँ पे बताए हैं ना, ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग, सेम वही पॉइंट है। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब है हम लोगों को जानना है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है। अम्लीय वर्षा सुने होंगे आप लोग, जो कि अभी का जनरेशन दूर दूर तक लगता है अम्लीय वर्षा नहीं देखा है, पर अम्लीय वर्षा होता क्या है। तो अम्लीय वर्षा जीवाश्मी ईंधनों के जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं। जब हम लोग जीवाश्मी ईंधन को जलाते हैं तो जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आ जाता है, कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी प्राकृतिक गैस है ये सारा आ जाता है जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत। तो जब जीवाश्मी ईंधन को हम लोग जलाते हैं तो उससे बहुत खतरनाक गैस निकलता है। कौन कौन सा, कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड, ये छोड़ते हैं। यही जो है जब गैस निकलता है ऊपर हमारे वायुमंडल में जाता है, इसी के कारण होता है अम्लीय वर्षा। इसी कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। क्या होता है, अम्लीय वर्षा। जीवाश्मी ईंधन को जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड छोड़ते हैं, जिनसे क्या होता है, अम्लीय वर्षा। और एक बार अगर अम्लीय वर्षा हो गया तो आपके चाहे जितने फसल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सब जल जाएंगे, सूख जाएंगे, रुक जाएंगे एकदम। देखिए जिस प्रकार से सूखा हुआ दिख रहा हो। तो ये किसके कारण होता है, अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अम्लीय वर्षा क्यों होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है जो हम लोग जीवाश्मी ईंधन यूज करते हैं। कौन सा ईंधन, जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, पीछे बता दिए। उसके जलाने से नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड ये सारा निकलता है, जो हमारा ऊपर जाएगा, तो उसी से क्या होगा, अम्लीय वर्षा होगा। अब है कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानियां होता है, जो देखिए अगर पूछता है आपसे कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या हानियां होती है, क्या पूछता है कि अम्लीय वर्षा से हानियां क्या क्या होती है, तब आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, ये पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहली बात तो दिखाएं हैं पीछे फोटो, पेड़ पौधों की किस प्रकार से जला के राख कर देता है। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं। उसके पत्तों एवं फलों को भी नुकसान पहुंचता है, पेड़ पूरा सूख जाता है। अगर अम्लीय वर्षा उससे अच्छा से अम्लीय वर्षा का प्रभाव चल गया है तो वो पेड़ ही सूख जाएगा, उसका पत्ता सूख जाएगा, फल सूख जाएगा, चारों तरफ से वो सूख जाएगा। बहुत ज्यादा जलीय जीवों का नुकसान करता है अम्लीय वर्षा का। जो जल अगर जलीय जीव पिएगा, कोई भी जलीय जीव, तो वो क्या होगा, वो बहुत डेथ कर जाएगा, मर जाएगा, चाहे वो किसी प्रकार का मछली हो। ये साथ ही साथ मृदा को भी नुकसान पहुंचाता है, जिसमें मृदा की प्राकृतिक अम्लीय हो जाती है। और जहाँ पे अम्लीय वर्षा हुआ है उसका मिट्टी को भी ये बंजर बना देता है, मतलब वहाँ पे फसल अच्छा से अच्छा नहीं उग सकता है। ये सारा क्या है, अम्लीय वर्षा का हानि है। मतलब अम्लीय वर्षा से हम लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले तो ये पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनके पत्तों एवं फलों को भी नुकसान पहुंचता है। ये जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कई जीव मर जाते हैं। ये साथ ही साथ मृदा को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे मृदा एवं प्राकृतिक क्या होता है, मृदा प्राकृतिक अम्लीय मृदा बन जाता है, जिससे अच्छा फसल नहीं हो पाता है। जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषकों के कम करने के उपाय। अब है यहाँ पे उपाय दिया गया है कि जीवाश्मी ईंधन में जितने भी तरह के ऊर्जा हम लोग यूज करते हैं जीवाश्मी ईंधन से, उससे तो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल ही रहा है। तो क्या उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसका क्या उपाय है। तो जीवाश्मी ईंधन से उत्पन्न प्रदूषकों को कम करने का उपाय क्या है, जो देखिए सबसे पहला उपाय है दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके कम किया जा सकता है। दहन प्रक्रम, जो दहन किया जाता है उसकी जो प्रक्रम की दक्षता होती है, उसको अगर हम लोग बढ़ा दें वृद्धि करके, तो हम लोगों का प्रदूषण क्या हो सकता है, कम किया जा सकता है। दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों तथा राखों के वातावरण में पलायन को कम करने वाली विविध तकनीकों द्वारा। और कौन सा तकनीक हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब हम लोग जलाते हैं कोई भी जीवाश्मी ईंधन को, तो उससे जो गैस निकलता है, उससे जो हानिकारक गैस निकलता है और उसका जो राख होता है, उसको वातावरण में अगर हम लोग फैलने नहीं दे, पलायन कम कर दें, उसका फैलने कम कर दे, तब यहाँ से हम लोग इसका यूज, तब यहाँ से हम लोग जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण निकलेगा उसको हम लोग कम कर सकते हैं। हमें जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करना चाहिए, हमें जीवाश्म ईंधन कम से कम यूज करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, सुंदर से लिखना है और नोट करना है। हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट की ओर, जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करने का कारण। अब भाई बचाना क्यों चाहिए, संरक्षण क्यों करना चाहिए जीवाश्म ईंधन का, इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन देखिए, याद रखिएगा। जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करने का क्या कारण है। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत में क्या बताए थे, वे स्रोत जिनका उपयोग हमारा अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे तो वो समय से पहले समाप्त हो जाएगा। वे स्रोत जो अधिकतर अभी यूज हो रहा है तो वो समाप्ति की ओर ही है, तो वैसे स्रोत का अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं।
तो जीवाश्म ईंधन को संरक्षण करने का सबसे मुख्य कारण है कि वे अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत है, जैसे आप बोल दिए वहाँ पे क्लियर हो गया कि वो यूज हम लोग अगर अधिक मात्रा में करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय स्रोत है, इसलिए हम लोगों को बचाना चाहिए। प्राकृतिक में जीवाश्म ईंधन का सीमित भंडार है, लिमिटेड है, सीमित भंडार है, इसलिए हम लोगों को जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करना चाहिए। जीवाश्म ईंधनों के बनने के में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, और इसको बनने में बहुत करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अगर अभी कोई मलबा दबा होगा तो आज से करोड़ों वर्ष बाद वो बनेगा, कोयला बनेगा, जाकर के वो गैस पेट्रोलियम, यानी कि बहुत से अधिक समय लग जाता है जीवाश्म ईंधन बनने में। ये 3 मुख्य रीजन है जो है क्या कि हम लोगों को जीवाश्म ईंधन को संरक्षण करना चाहिए। पहला रीजन कि जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय स्रोत है, दूसरा रीजन प्रकृति में जीवाश्म ईंधन के सीमित भंडार है, तीसरा रीजन जीवाश्म ईंधन के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हम लोगों को जीवाश्म ईंधन का संरक्षण करना चाहिए। अब देखिए टरबाइन का सिद्धांत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से कि टरबाइन का सिद्धांत क्या है, जो कि आपको एकदम याद रखना है। टरबाइन का सिद्धांत, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से कार्य करता है। इसके रोटर ब्लेड घुमाने के लिए एक गति देनी होती है, जो इसे गतिशील पदार्थ जैसे जल, वायु अथवा भाप से प्राप्त होता है, जिससे यह रोटर को प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो के शाफ्ट को घुमा देता है। यही टरबाइन का सिद्धांत है। देखिए जो ये वर्ड है, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, जो टरबाइन है ये क्या है। तो आपके घर में जो बिजली आ रहा है या बिजली बनाने का जितना भी तरीका है, उसमें सबसे मुख्य भूमिका है टरबाइन। टरबाइन को हम अगर ऐसे भी समझा सकते हैं आपको कि जनरेटर जो हम लोग चालू करते हैं, तो जनरेटर को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, चालू किए जनरेटर, तब ना वहाँ से विद्युत बनता है जनरेटर से, जिसको हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े भी हैं। हाँ, जनरेटर पढ़े ना, जनित्र, विद्युत जनित्र। उससे क्या होता है, उसको गति, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो टरबाइन जो क्या काम करता है, टरबाइन जब घूमता है, जिसको घुमाने का बहुत सारा उपाय किया जाता है, जैसे कि विद्युत संयंत्र में वाष्प से घुमाया जाता है, या फिर कहीं ऊपर से पानी का धारा गिर रहा है तब घुमाया जाता है, या फिर हवा से घुमाया जाता है। ये सारी चीजें आगे बताएंगे। तो जब टरबाइन को स्पीड में घुमाया जाता है, तो वही जब टरबाइन घूमता है, तो उस टरबाइन को घूमने के बाद वो टरबाइन जो घूमेगा वो डायनमो में सेट रहता है। वो टरबाइन घुमा तो डायनमो घुमा, और डायनमो घुमा तो डायनमो से हम लोगों को विद्युत ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलता है, जिसका अगर पिक्चर हम आगे ले पाए हों, देखिए ये है हमारा टरबाइन, ये है हमारा टरबाइन। देखिए टरबाइन दिख रहा होगा आप लोगों को। टरबाइन एक क्या है, इस प्रकार से, जिसको अभी किसी प्रकार से घुमाइए, चाहे आप भाप से घुमाइए, चाहे जैसे घुमाइए, आगे बहुत सारे तरीका है जो कि आपको बताएंगे। तब जाकर के ये डायनामो को घुमाएगा, तब जाकर के हम लोगों को विद्युत मिलेगा, जो कि बल्ब जल रहा है। समझ आ रहा है? तो टरबाइन यही है। पहले इसको समझिए क्या है टरबाइन। तो टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से कार्य करता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके रोटर ब्लेड को घुमाने के लिए एक गति देनी होती है। इसके रोटर ब्लेड जो घुमाना है, उसको घुमाने के लिए एक गति देनी होती है। इसे गतिशील पदार्थ जैसे जल, वायु अथवा भाप से प्राप्त होता है, जिससे यह रोटर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनमो के शाफ्ट को घुमा देता है। यही टरबाइन का सिद्धांत है। टरबाइन का सिद्धांत बहुत ही आसान सी बात है। हो सकता है वर्ड आपके लिए न्यू हो, लेकिन बहुत आसान है कि टरबाइन की ब्लेड घुमाने के लिए हम लोगों को चाहिए वाष्प चाहिए, जल चाहिए या हवा चाहिए, जैसे भी इसके ब्लेड को घुमाना है। तो जब हम लोग टरबाइन को घुमाएंगे तो ये टरबाइन घुमाएगा डायनमो को, और टरबाइन और डायनमो का काम है, जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी कि इसको घुमाएं तो इससे हम लोगों को विद्युत ऊर्जा बना, जो कि बल्ब बना। टरबाइन को घुमाए, टरबाइन घुमा, डायनमो घुमा, विद्युत बन गया। समझ आ रहा है? यही हमारा टरबाइन का सिद्धांत। ताप विद्युत की प्रक्रिया यही टरबाइन के सिद्धांत पे आधारित है। ताप विद्युत की प्रक्रिया, जिससे आपके घर में बिजली आ रहा है, जो है ताप विद्युत की प्रक्रिया, ये टरबाइन के सिद्धांत पे आधारित है। क्या है जो देखिए, ताप विद्युत की प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ताप विद्युत की प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ऊंची, ये देखिए टरबाइन का सिद्धांत क्या बोलता है कि टरबाइन को घुमाओ, टरबाइन घूमेगा तो डायनमो घुमाएगा, और डायनमो घूम गया तो विद्युत बन गया। सिंपल बात है। और यही सेम चीज तापीय विद्युत में या हर एक चीज में जो हम लोग के घर में बिजली आ रहा है,
तापीय विद्युत केंद्र से आ रहा है, तो उसमें भी सेम ही चीज यूज होता है। अब वो भी 3 तरह से होता है। पहला होता है ऊंचाई से गिरता हुआ पानी से टरबाइन घुमा, डायनेमो घुमाएगा, बिजली बन जाएगा। या तो उसको उष्मा दो, जल का भाप, जो यही यही ज्यादातर यूज हो रहा है अभी हम लोग को, जो आ रहा है विद्युत हम लोग के इस राज्य में, उसमें यूज हो रहा है। उष्मा यानी भाप से टरबाइन को घुमा, टरबाइन घूम गया भाप से, डायनेमो में जाएगा, डायनेमो से बल्ब में चल जाएगा। या फिर पवन के तेज झोंक से, जब आप जाइएगा राजस्थान तरफ से या खाली स्थान तरफ से, खाली स्थान जगह जहाँ बहुत ज़्यादा खाली है, रेत है, जहाँ बहुत ज़्यादा विंड फ्लो होता है, वहाँ पर जब आप जाइएगा तो बहुत लंबा लंबा लगा रहेगा इस प्रकार से पोल की तरह, और उसमें पंख लगा रहता है, बहुत सारा पंख लगा रहता है, जो कि पंख घूमता है, वही वही टरबाइन घूम गया, अब वही से डायनेमो में जाएगा, डायनेमो से क्या बल्ब में लाइन चल गई। यानी कि ये जो है लाइन बनाने का प्रक्रिया है, जिसमें सबसे मुख्य जो है टरबाइन का सिद्धांत है। टरबाइन क्या है, तो टरबाइन जब घूमेगा वो डायनेमो को घुमाएगा और हमारा बिजली बनेगा। अब देखिए जो हमारा है कि विभिन्न स्रोतों से उपयोग करके स्रोत निम्नलिखित है। कौन कौन सा जो टरबाइन को घुमाने का काम करता है, वो 3 स्रोत है। टरबाइन को घुमाने का 3 स्रोत काम करता है। पहला, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, ऊंचाई से पानी गिरेगा, वो भी टरबाइन को घुमाने का काम करता है। उष्मा देकर जल से भाप उत्पन्न करना, उष्मा दे करके, उष्मा जब जल को जब हम बहुत ज़्यादा हीट देंगे, बहुत ज़्यादा हीट देंगे, जो कि कोयला जला करके दिया जाता है, तो वो वाप बन जाता है, और वाप बन करके वो टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूम गया तो वो डायनेमो को घुमाएगा, डायनेमो घूम गया तो वो बल्ब में जाएगा। पवन के तेज झोंकों द्वारा, बहुत तेजी से पवन चला, हवा चला, बहुत तेजी से हवा चला, अब वो हवा जो है टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घुमाएगा डायनेमो को, डायनेमो से बिजली बन गया। इतना सिंपल स्टेप में आपको याद रखना है। अगर डीपली आप जाइएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन ये 3 चीज आपको याद रखना है। टरबाइन घूमेगा, डायनेमो घूमेगा, बिजली बन गया। और टरबाइन घुमाने का कितना तरीका, 3 तरीका। टरबाइन घुमाने का कितना तरीका, 3 तरीका। पहला, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी से, ऊंचाई से गिरता हुआ, कहीं पानी का फ्लो बहुत ज्यादा तेज है तो वहां पे टरबाइन लगा दिए, अब वो जो है, वो जो गति ऊर्जा आ रहा है उधर से पानी स्पीड में, वो घुमाएगा टरबाइन को, टरबाइन घुमाएगा डायनेमो को, बन गया बिजली, पहला। दूसरा, उष्मा दे करके, सबसे ज्यादा अभी यूज किया जा रहा है कि बहुत से ज्यादा इसमें कोयले का मात्रा यूज किया जाता है, कि कोयला जितना अधिक से अधिक जलाएंगे वो पानी लाएंगे, और उस पानी को उतना अधिक से अधिक वाष्प बनाएगा, जितना अधिक से अधिक वाष्प बनाएगा वो वाष्प टरबाइन को घुमाएगा, और वो टरबाइन डायनेमो को घुमाएगा, बिजली बन गया। पवन तेज झोंकों द्वारा, जिधर विंड बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से पवन हवा चलता है, वहाँ इसका यूज किया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा खंभा में खड़ा कर दिया जाता है, पंखा लगा दिया जाता है, पंखा से जब वो घूमेगा तब जा करके बनेगा हमारा टरबाइन, घूमेगा तब डायनेमो। और हवा नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है उन क्षेत्रों में जहाँ हवा उतना नहीं चलती है, क्योंकि जब हवा चलेगा ही नहीं तो फिर बिजली नहीं बनेगा। ये सारा हमारा क्या है, ये सारा विद्युत बनाने का एक तरीका है। फिर है तापीय विद्युत संयंत्र, जो कि ज्यादातर यूज होता है। तापीय विद्युत संयंत्र जिसमें क्या यूज किया जाता है, जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए पानी को गर्म करके यानी वाष्प को यूज किया जाता है। क्या है हमारा तापीय विद्युत संयंत्र। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करता है। क्या बताएं, वही ना बताएं। इसका काम क्या है विद्युत, तापीय विद्युत संयंत्र का, कि टरबाइन को घुमाने में वाष्प का यूज किया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में पानी को गर्म किया जाता है, जो वाष्प बनेगा टरबाइन को घुमाएगा, जिससे डायनेमो घूमेगा और बल्ब बनेगा। तो ये जो काम होता है, जिससे अधिक मात्रा में हम लोगों को घर में बिजली आती है, वो तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा ही आती है। तो वहाँ क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में कोयला का यूज होता है, बहुत अधिक मात्रा में पानी का यूज होता है। तापीय विद्युत संयंत्र जो है वो बहुत बहुत बड़े बड़े नदियों के करीब में ही, बहुत जहाँ पानी का सोर्स अधिक है उसके करीब में ही इसको बैठाया जाता है, ताकि वहां से पानी, नदी से या जो सोर्स है वहां से पानी उठाया जा सके, और पानी उठा करके आएगा हमारा तापीय विद्युत संयंत्र में, और उसमें कोयला जलाया जाएगा बहुत अधिक से अधिक। उसका सब सिस्टम है जो कि आगे दिखाएंगे पिक्चर में। और जब कोयला जलेगा अधिक से अधिक तो पानी बनेगा वाष्प, वाष्प जब बनेगा तो वाष्प बन करके वो घुमाएगा किसको, टरबाइन को, टरबाइन घूम गया, डायनेमो घुमा देगा, और फिर हमारा बल्ब यानी कि बिजली उत्पन्न हो जाएगा। वही चीज है पहला पॉइंट, कि विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल को उबाल कर भाप बनाई जाती है। किसमें, विद्युत संयंत्र में, तापीय विद्युत संयंत्र में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन को दहन करके, जीवाश्मी ईंधन में कोई भी ईंधन आ जाता है जो मुख्य रूप से कोयला का यूज किया जाता है, दहन करके जल को उबाल कर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर, जब वो भाप बनता है तो वो टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूम गया तो विद्युत उत्पन्न करती है। इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इन संयंत्रों में ईंधन के दहन के द्वारा उष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, इसलिए इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। तो जब हम लोग जल को बहुत अधिक से अधिक मात्रा में
उबाले हैं, यानी कि क्या किए हैं, दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की है। कौन सा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की है। कौन सा ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की है। और जब ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देंगे, जिसमें किसमें चेंज कर देंगे, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देंगे, इसलिए इसे तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, तापीय विद्युत। बहुत से तापीय संयंत्र के कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट ही स्थापित इसलिए किए जाते हैं ताकि समान दूरियां तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष हो सके। यानी कि बहुत से तापीय संयंत्र के कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट ही स्थापित किया जाता है ताकि वहां अधिक से अधिक मात्रा में कोयले, क्योंकि हम बोले थे ना कि ये जो है किस किस चीज के नियर होगा, तो सबसे पहले जहाँ पानी का सोर्स अधिक है उसके करीब रहेगा, जहाँ कोयले का अधिक सोर्स है उसके करीब रहेगा, जहाँ तेल के अधिक सोर्स है उसके करीब रहेगा, ताकि वहां से अधिक मात्रा में कोयले को, क्योंकि अगर ऐसा सोचिए कि कोयला का खदान है झारखंड में, ठीक है, कोयला का खदान है यहाँ, और हम तापीय विद्युत संयंत्र बना दिए यहाँ, तो कोयला का परिवहन करते करते ही हालत खराब हो जाएगा, यानी उसी में खर्चा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर हम तापीय विद्युत संयंत्र को ऐसा जगह पर बैठाते हैं जहाँ पानी का सोर्स भी अधिक है, कोयले का सोर्स भी अधिक है, तो खर्चा भी कम पड़ेगा और अधिक से अधिक हम लोग विद्युत बना सकते हैं। इसलिए बहुत तापीय संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्रों के निकट ही स्थापित इसलिए किए जाते हैं ताकि समान दूरी रहे तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष हो सके, अधिक से अधिक मात्रा में हो सके। कोयले लाने में ज़्यादा ठीक लग रहा है, ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो विद्युत और जहाँ दूरी तक पहुँच पाएगा दिक्कत है। इसलिए ये सारा चीज़ बहुत स्ट्रेटेजिक सोच समझ के किया जाता है। ये हमारा क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र, जिसमें सिंपल 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप कि ये पानी सोर्स के, जहाँ भी पानी का सोर्स अधिक है उसके करीब में लगाया जाता है, तेल और कोयले का सोर्स है उसके अधिक करीब में लगाया जाता है। और ये क्या करता है, कोयले का काम है पानी को अधिक से अधिक गर्म करके एकदम वाष्प बना देना, एकदम इतना उसको पानी को खोला कि वो वाष्प बन जाए, और जो वाष्प बनेगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा और वो प्रेशर टरबाइन को घुमाएगा। जैसा कि इस पिक्चर में हम देखिए आपको अच्छा समझाते हैं। ये हमारा विद्युत तापीय संयंत्र, ये हमारा क्या है, ये है हमारा विद्युत तापीय संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र, या फिर इसको हम लोग कहेंगे तापीय विद्युत संयंत्र, तापीय विद्युत संयंत्र। एकदम इसको अच्छा से याद रखिए, तापीय विद्युत संयंत्र को एकदम अच्छा से याद रखिए। मतलब कि घर में बिजली कैसे बनता है, यहाँ से आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये सोर्स होता है वाटर का, जो कि ये देख सकते हैं आप, वाटर का सोर्स है। वाटर का सोर्स के करीब में ही इसको स्थापित किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक मात्रा में पानी ले सके। अब पानी को गर्म करके लेके गया। अब सारा इतना जितना भी सोर्स है ना, सब में क्या होता है, कोयले से गर्म किया जाता है। सब में क्या होता है, कोयला में, इसमें दर्शाया नहीं गया। पानी लिए, अब इतना इसको गर्म किए कि ये वाफ बन गया, स्टीम बन गया। ये इतना इसको गर्म किए कि वाफ बन गया। और ये लगा हुआ है हमारा टरबाइन, और ये लगा हुआ है हमारा जनरेटर। ये हमारा टरबाइन लगा हुआ है, ये हमारा लगा हुआ है टरबाइन, ये क्या हो गया, टरबाइन, और ये हमारा हो गया जनित्र, जिससे विद्युत बनेगा। तो जब पानी गया, वो उसको इतना गर्म किया गया कोयले की मदद से या जीवाश्मी ईंधन की मदद से, कि वो बन गया स्टीम, यानी वाफ। क्या बन गया, वाफ बन गया। अब जब वाफ बन गया और वो आगे जाएगा, वाफ बना तो वो प्रेशर बन गया, तो वो आगे भागने की कोशिश करेगा। तो आगे जब भागेगा तो ये टरबाइन में चल जाएगा। अब टरबाइन को ये स्पीड में घुमाएगा, एकदम धक 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 टरबाइन को घुमाएगा, इतना स्पीड में घुमाएगा सोच नहीं सकते। अब जब टरबाइन को स्पीड में घुमाया तो टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर से, तो टरबाइन घुमा दिया जनरेटर को, और जनरेटर घूम गया, बन गया विद्युत। मेन तो वही है, मेन जनरेटर को घुमाना। जनरेटर घूम गया, बन गया विद्युत। अब चल जाएगा आपके घरे। अब जब स्टीम बन करके इसमें घुमाया, स्टीम बन करके टरबाइन को घुमाया, तो अब ठंडा भी होगा, वो वहाँ ठंडा भी होगा। अब जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके लिए नीचे एक पाइप लगा हुआ रहता है, जो उस ठंडे पानी को पुनः ले जा करके जहाँ सोर्स से पानी आया था उसमें डाल देता है। मात्रा कम जाता है, जो भी हो जाता है वो पुनः ले जा करके, जो कि बहुत खराब पानी बन जाता है एक बार वाष्प बना उसके बाद, अब वो पुनः चल गया वही सोर्स में। सिंपल है, पानी गया, उसको एकदम गर्म किया इतना कि भाप बन गया। भाप बच जाकर के टरबाइन को धन घुमाया। अब वो घूमने के बाद चल गया किसमें, वो घुमा दिया टरबाइन को, टरबाइन घूम गया। टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर को घुमा दिया, विद्युत बन गया हमारी। यही है प्रक्रिया हमारा तापीय विद्युत संयंत्र का। समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। समझ में आया या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये हमारा, इसको कहते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। अब है हमारा जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र हम लोगों को इस चीज में पढ़ना है, जल के बारे में।
किसके बारे में पढ़ना है? जल के बारे में, कि जल को कैसे से कैसे कर करके, जल का यूज कर करके, जल के प्रेशर को यूज कर करके कैसे विद्युत बनाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र में बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब कि वैसे जगह जहाँ पे जल अधिक मात्रा में फ्लो कर रहा है, जल बह रहा है एकदम स्पीड में, वो जल जो स्पीड में बह रहा है वो जल से बना देगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन डायनामो को घुमाएगा, विद्युत बन गया। सब में प्रोसेस सेम है, बस डिपेंड इस चीज पे कर रहा है कि आप टरबाइन को किस चीज से घुमा रहे हैं। क्या आप वाष्प से घुमा रहे हैं तो वाष्प से घुमा रहे हैं तो तापीय विद्युत संयंत्र कहला गया। क्या आप जल के गति से घुमा रहे हैं तो वो जल विद्युत संयंत्र कहला गया। ऐसे जल प्रपातों की संख्या बहुत कम है, इसलिए कृत्रिम जल प्रपात का निर्माण किया जाता है, जिसमें नदियां या जलाशय की बहाव को रोककर बड़े जलाशय कृत्रिम झीलों में जल को एकत्र करने के लिए बड़े से बड़े बांध बनाए जाते हैं। जब इसमें जल का स्तर ऊंचा हो जाता है तो उसे पाइप के द्वारा जल की धारा को बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है। मतलब प्राकृतिक रूप से ऐसा बहुत कम बना हुआ है जलप्रपात जहाँ प्रेशर बहुत अधिक हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है? बांध बनाया जाता है। जब बांध बनाए हैं तो सारा पानी रुक गया, यानी प्रेशर बिल्ड हुआ, अधिक से अधिक पानी रुक गया। जब तो प्रेशर बिल्ड हुआ, अब वही जो पानी बहुत ज़्यादा हम बांध बना करके रोके हैं, वहाँ प्रेशर पानी का बन गया है, उसको हम पाइप की मदद से खोलेंगे, और वो पाइप की मदद से इस तरह से खोलेंगे कि वो टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन डायनामो को घूमेगा और हमारा जल विद्युत संयंत्र बन जाएगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बनाया गया है बांध, ठीक है, और ये जलाशय को पाइप के माध्यम से इधर खोला जाएगा। पावर हाउस और जनरेटर जो है यहाँ पे टरबाइन लगल रहेगा। अब ई प्रेशरवा से जो खुलेगा, ये पनिया रोक दिए बहुत अधिक मात्रा में, हम लोग बांध बना करके अधिक मात्रा में पानी को रोक दिए हैं, और पाइप से थोड़ा सा पानी जब निकालेंगे तो ये अधिक प्रेशर में निकलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी उधर रुका हुआ है। तो ये जब पानी निकलेगा, अब इधर ज्वाइंट कर दो टरबाइन, ये टरबाइन जब घूमेगा तो पावर हाउस जनित्र यानी जनरेटर घूमेगा, और यहीं से हम लोगों को जनरेट होगा क्या? विद्युत। समझ में आ रहा है? जो कि नदी की तरफ या आगे बह जाएगा, पानी निकलते चला जाएगा इस प्रकार से। भारत में कौन सा लगभग जो है, भारत में विद्युत ऊर्जा के जल से ऊर्जा लगभग 25% और अन्य स्रोत से 75% बनाया जाता है। जो हमारा भारत में जो विद्युत बनता है, विद्युत ऊर्जा, वो जल से लगभग 25% और अन्य स्रोत से 75% बनता है। तो ये हमारा जल विद्युत संयंत्र, जो कि कोई भी विद्युत संयंत्र हो, सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या? टरबाइन को घुमाना। टरबाइन किस तरह से आप घुमाते हैं? मन है, आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो हाथे से घुमाते रहिए टरबाइन को, जितना स्पीड, लेकिन बहुत धक से मारना है, एकदम स्पीड से घुमाना है, स्पीड से घुमाइएगा तो विद्युत बन जाएगा। अब उसके बाद है कि बांध के निर्माण में क्या समस्याएं होती है। जब हम लोग बांध को एक बांध को निर्माण करते हैं तो क्या क्या समस्याएं होती है, जो देखिए। बांध के टूटने पर भयंकर बाढ़ आने का खतरा होता है। जब हम लोग बांध बना रहे हैं, अधिक से अधिक पानी को हम लोग रोक रहे हैं, अधिक से अधिक पानी को रोक रहे हैं, तो वो भयंकर एकदम राक्षस की तरह होता है। समझ रहे हैं? राक्षस ना, राक्षस की तरह होता है। अगर उसको खोल दे तो वो जितना भी उसके अगल बगल आसपास की चीजें हैं उसको तहस नहस करते चला जाएगा। तो बांध टूटने पर भयंकर बाढ़ आने की खतरा होती है। इससे पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं, अवयवी परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। जब बांध हम लोग बनाए हैं तो पानी पीछे रुकेगा तो वो बहुत सारे पेड़ पौधे को ढकेगा। तो पेड़ पौधे जब पानी को ढक दिया तो अधिक मात्रा में पानी मिलेगा, अधिक मात्रा में वो पानी मिलेगा तो वो सड़ गल जाएगा, सड़ गल करके वो मीथेन गैस बनाएगा, जो कि एक प्रकार का ग्रीन गैस है। ये हमारे बांध निर्माण में क्या है, समस्याएं हैं। बांध निर्माण से होने वाले क्या क्या नुकसान है, जो देखिए कि बांध निर्माण जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को क्या क्या नुकसान होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बांध निर्माण से क्या क्या नुकसान होती है, तब आपको याद रखना है कि बांधों के निर्माण से बहुत से कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग बांध का निर्माण किए हैं तो जितना भी कृषि योग्य भूमि है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वहाँ पे बांध बन गया है तो मानव आवास नष्ट हो जाते हैं। आसपास के लोगों एवं जीव जंतुओं को विस्थापित होना पड़ता है, वहाँ से हटना पड़ता है जीव जंतुओं को और लोगों को, जिससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे अपना आवास ही उसको चेंज करना पड़ता है। इससे पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचता है, जिससे हम लोगों को पारिस्थितिक तंत्र का नुकसान पड़ता है। ये क्या है, बांध निर्माण से नुकसान है, जो आपको सुंदर से याद रखना है। उसके बाद जैव मात्रा क्या होता है, जैव मात्रा क्या होता है, जो आपको बहुत प्यार से समझना है। जैव मात्रा क्या, जैव मात्रा जिसको हम लोग
गोबर गैस भी कहते हैं। जय मात्रा जिसको हम लोग क्या गोबर गैस भी कहते हैं, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं एक बार ऐसे समझा रहे थे कि नाली से ऐसे पंप डाला और वो एगो टपेली डाला, उसमें ऐसे गैस निकाल लिया, जो कि उतना आसान नहीं है जितना आसानी से वो बता रहे थे, बच्चा की तरह सबको समझा रहे थे। शायद वो 10th में ऐसे पढ़े नहीं। जय मात्रा वे ईंधन जो हमें पादप एवं जंतु उत्पाद के प्राप्त होते हैं वह जय मात्रा कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे पत्ते और तने आदि। ये ज्वाला के साथ जलते हैं, इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। ये ईंधन अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। देखिए, जैव मात्रा से ही हम लोग बनाते हैं गोबर गैस। जैव मात्रा को हम लोग मुख्य रूप से गोबर कहते हैं, जो हम लोग को कोई भी गाय से या जिससे भी प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चारकोल कोष्ठ या कोयला, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, चारकोल कोष्ठ या कोयला, जिसको हम लोग चारकोल किसको कहते हैं, कोयला को ही कहते हैं। चारकोल किसका नाम है, कोयला का ही दूसरा नाम। जय मात्रा क्या है, वे ईंधन जो हमें पादप एवं जंतुओं उत्पाद से प्राप्त होते हैं उसे जय मात्रा कहते हैं। जैसे कौन कौन सा, लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, सूखे पत्ते आदि, सूखे पत्ते और पेड़ों के तने होंगे। ये ज्वाला के साथ जलते हैं। ये कैसे जलते हैं, ज्वाला के साथ जलते हैं। इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इनको अगर जलाएंगे अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलेगा। ये ईंधन अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, ऊष्मा कम उत्पन्न करेगा लेकिन धुआं अधिक उत्पन्न करेगा। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जय मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पहले के समय में क्या होता था कि गैस से अत्यधिक खाना बनता है, किस पे, गोईठा पे बनता था, और पहले के लोग मजबूत भी थे। गोईठा पे खाना भी बन रहा है, लोग मजबूत भी हैं, तो दिक्कत था। लेकिन अब क्या है, अब लोग शिफ्ट हो गए हैं गैस पे बनाने के लिए, जो हमारा गैस होता है उस पे, और साथ में गोईठा पे कम हो गया। लेकिन अब के समय में जो गोईठा पे खाना बना रहे हैं उनका आँख खराब होना कन्फर्म है। क्यों, क्योंकि इतना अधिक हानिकारक धुआं ही निकलता है उससे, जिससे क्या होगा, हम वो धुआं जाएगा आँख में, खराबी करेगा। तो ये हमारा जय मात्रा होता है। जय मात्रा क्या है, जैसे कि लकड़ी को जलाए, सूखे लकड़ी को जलाए, गोबर से हम लोग जो गोईठा बनाए उसको जलाए, जो हमारा पादप जंतु जो भी है सारा प्रकार जो उससे हम लोग यूज़ करते हैं जलाने के लिए, वो हमारा किस में आ जाएगा, जैव मात्रा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, जैव मात्रा में। जितना भी चीज़ का यूज़ करते हैं। तो इसका अगर पूछेगा कि क्या इससे हम लोग को फ़ायदा है, नहीं, इससे बहुत ज़्यादा हानिकारक है। क्योंकि ये जितना जलेगा ना उससे ज़्यादा क्या होगा, धुआं उत्पन्न करेगा, और जितना अधिक धुआं उत्पन्न करेगा उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक होगा। जय मात्रा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ये कि कैसा स्रोत है, अनवीकरणीय की नवीकरणीय, तो याद रखना है नवीकरणीय। अब इसमें चाहे सूखा पत्ता हो, तना हो, लकड़ी हो, गोबर, सब किस स्रोत में आ जाए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाएगा। बताइए कमेंट में इतना समझ में आया या नहीं आया। इसके बाद हम लोगों को जानना है चारकोल, जिसको काष्ठ या कोयला कहते हैं। चारकोल जिसको कोयला कहते हैं, चारकोल कोयला, जिसका यूज अगर ऊर्जा के रूप में अगर कहा जाए, जिसको अगर औद्योगिक क्रांति के रूप में कहा जाए, तो सब बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कहीं पे भी हो, किसी भी प्रकार का औद्योगिक अगर स्थापना हुई थी, सबसे ज़्यादा अगर उसमें यूज किया जाता है तो वो कोयला का यूज किया जाता है। कोयला, जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं, उसमें उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा इसके अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। जब लकड़ी को वायु के सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल एवं वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जल वाष्पशील बाहर निकल गया तथा इसके अवशेष के रूप में जो बच जाता है वो क्या रह जाता है, चारकोल, या इसी को कहते हैं कोयला। ये रासायनिक रूप से इसका परिभाषा हो गया कि कैसे कोयला बनता है। सुंदर से लिखिएगा, ध्यान रखिएगा, कलयुग पहचान में करते होंगे, देखिए कि होंगे चौराहा पर। चारकोल के गुण क्या क्या होते हैं, यानी कोयला के गुण क्या क्या होते हैं। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है। चारकोल जो है कैसे जलता है, तो बिना ज्वाला के जलता है। यानी कि आग का जो पार्ट होता है उसमें एक पार्ट ज्वाला होता है, ऊपर वाला भाग जो दिखता है ऊपर ऐसे ज्वाला, उसमें कोयला को जब जलाया जाता है तो देखते हैं वो ऊपर वाला भाग नहीं रहता है, जलता नहीं, बस वो बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो ये बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला आग का एक पार्ट है, ऊपर वाला जो आग जलता है जब, तो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको ज्वाला कहते हैं। जैसे ये है यहाँ पे कागज, इसको जलाएं तो ये तो जल रहा है, लेकिन साथ में ऊपर भी एक ऐसे बनता है ना, तो ये वाला भाग को ज्वाला कहते हैं। लेकिन जब कोयला जलता है तो वो रहता ही नहीं है, आप लोग देखे होंगे। इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। अच्छा अगर कोयला है तो वो बहुत कम धुआं, ना के बराबर धुआं निकलेगा, और अत्यधिक से अधिक मात्रा में वो ऊष्मा देगा। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की जो दक्षता होती है यानी क्षमता होती है वो भी अत्यधिक होती है। ये हमारा कोयला का गुण है। अब हम लोगों को कोयला का प्रकार पढ़ना है। कोयला का प्रकार, कौन सा कोयला क्या है,
और सबसे अच्छा कोयला क्या है, कोयला का प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो कोयला के प्रकार में अगर डायरेक्ट आपसे कोई पूछेगा तो सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला। अब पूछेगा कितना प्रकार होता है, तो कोयला का 4 प्रकार होता है। कोयला का कितना प्रकार होता है जी? तो कोयला का 4 प्रकार होता है। कोयला का 4 प्रकार होता है। एक होता है पीट कोयला, यह निम्नतम कोटि का कोयला है। इसमें केवल 60% कार्बन, इसका उपयोग खाना बनाने में किया जाता है। हम लोग खाना बनाने में जो यूज करते हैं वो पीट कोयला का यूज करते हैं, लेकिन सबसे खराब कोयला यही होता है। सबसे अधिक धुआं भी देता है, कम उष्मा भी देता है, लेकिन इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ता है और आम तौर पे अवेलेबल है। लेकिन सबसे अच्छा कोयला जो है, जो कि एंथ्रासाइट कोयला है, इसमें लगभग 96% का कार्बन होता है, जो धुआं एकदम नहीं निकलता है, सिर्फ हीट और हीट और हीट निकलता है, जो कि बहुत महंगा कोयला होता है। इसका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि पीट कोयला यह निम्नतम कोटि का कोयला है। यह निम्नतम कोटि का कोयला है, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है। कौन सा कोयला? पीट कोयला। पीट कोयला जो है 4 प्रकार के कोयला होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। याद होगा? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट कोयला। 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे निम्नतम कोटि का कोयला अगर कोई आपसे पूछेगा, जिसमें सबसे कम मात्रा में कार्बन होता है, तो वो याद रखिएगा पीट कोयला में होता है। पीट कोयला में मात्र लगभग 60% कार्बन होता है। पीट कोयला में मात्र लगभग 60% कार्बन होता है, जिससे क्या होता है कि ये अधिक से अधिक मात्रा में धुआं निकालता है, और अधिक से अधिक मात्रा में धुआं निकालता है और कम मात्रा में उष्मा देता है, जो हमारा काम होता है किसका? पीट कोयला का। यह न्यूनतम कोटि का कोयला है। इसमें केवल कितना कार्बन है? तो 60% कार्बन है। ऑब्जेक्टिव में ये सब सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसमें कितना प्रतिशत कार्बन है, तो आपको ये याद रखना है कि पीट कोयला में 60% कार्बन, जिसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है, और ये निम्नतम कोटि का कोयला है। फिर लिग्नाइट कोयला, इसमें लगभग 67% कार्बन होता है। यह भी धुआं अधिक देता है और उष्मा कम देता है, लेकिन इसकी अपेक्षा में, पीट कोयला की अपेक्षा में ये कम धुआं देता है, लेकिन ये भी अधिक से अधिक धुआं देता है, ये दोनों की अपेक्षा में। इसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इसमें 60%, 67% कार्बन होता है। इसमें कितना होता है? 67%। यानी जितना अधिक प्रतिशत कार्बन रहेगा वो कोयला उतना अच्छा होगा। इसमें 67% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोयला, इसमें लगभग 70 से 80% कार्बन होता है। कार्बन अल्प धुआं अधिक उष्मा देता है। बिटुमिनस कोयला में लगभग 70 से 80% क्या होता है? कार्बन होता है। पहला में कितना था? 60% कार्बन। जो हम लोग पहला कोयला पढ़े थे, जो कि खराब कोयला था, जो था पीट कोयला, जिसमें 60% कार्बन था। दूसरा हम लोग पढ़े लिग्नाइट कोयला, जिसमें लगभग 67% कार्बन होता है, जिसमें इसमें भी धुआं अधिक निकलता है, उसमें कम निकलता है। सबसे खराब होता है पीट कोयला, जो कि घर में यूज करते हैं, अत्यधिक से अधिक धुआं निकलता है, तब जाकर के वो उष्मा देता है। ऐसा आप लोग देखे होंगे घरों में, और चूंकि ये सस्ता होता है और ये महंगा होता है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। बिटुमिनस कोयला में 70 से 80, मतलब 3 पहले कॉम्बिनेशन याद कीजिए। पहला में क्या था? पीट कोयला, कितना प्रतिशत कार्बन था? 60% कार्बन था। दूसरा क्या था? लिग्नाइट, कितना प्रतिशत कार्बन था? 67% कार्बन था। तीसरा बिटुमिनस कोयला, इसमें कितना है? तो 70 से 80% कार्बन रहता है, जो कि निम्नतम रूप में ये दोनों से बेहतर है। ये दोनों से बेहतर है। 70 से 80% कार्बन है, जो कि अल्प मात्रा में धुआं निकालेगा और उष्मा अच्छा खासा देगा। लेकिन सबसे खतरनाक और अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला। सबसे खतरनाक और अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला। इसमें आपको भी सीधा सकते हैं। एंथ्रासाइट कोयला यह सबसे उत्तम कोटि के और सबसे महंगा कोयला होता है, जिसमें 96% कार्बन होता है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? एंथ्रासाइट। क्या बोलिएगा? सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है हमारा एंथ्रासाइट। कौन होता है? एंथ्रासाइट। कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 96% कार्बन होता है। इसमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 96% कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। ये उत्तम कोटि का कोयला होता है, 96%। बिटुमिनस, इसमें लगभग 70 से 80% कार्बन होता है, अल्प धुआं अधिक उष्मा देता है। एंथ्रासाइट उत्तम कोटि का कोयला होता है, इसमें 96%। लिग्नाइट, इसमें लगभग 67% कार्बन होता है, यह अधिक से अधिक धुआं देता है। पीट कोयला, यह निम्नतम कोटि का कोयला होता है, इसमें केवल 60% कार्बन होता है। यानी कि यहाँ से अगर आप पढ़ने वाला बुतरू है, चाहे कोई भी बुतरू है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कोयला 4 प्रकार का होता है। पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। पीट कोयला लगभग 60% कार्बन होता है, लिग्नाइट कोयला 67%, बिटुमिनस 70 से 80, और एंथ्रासाइट में होता है 96% कोयला। बताइए, बातें आपको समझ में आई? ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल ध्यान रहेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जैव गैस या गोबर गैस। जैव गैस या गोबर गैस, जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे
कि नली से ऐसे ऐसे देखे, पाइप नली में डाला और उससे एगो पाइप निकाला, ऐसे गैस निकाल दिया। बहुत आसान भाषा में समझा रहे थे बेचारा, अच्छा से नहीं पढ़े होंगे तो आप भी पढ़ लीजिए। जैव गैस या गोबर गैस क्या है? तो जैव गैस का प्राचीनतम नाम गोबर गैस है। जैव गैस जिसको भी हम लोग कहते हैं उसका पुराना नाम क्या है? गोबर गैस है, क्योंकि इस गैस को बनाने के उपयोग में होने वाला मुख्य पदार्थ गोबर है। क्योंकि इसको बनाने में जो मुख्य पदार्थ हम लोग यूज करते हैं वो गोबर है। जब गोबर या उस तरह के चीजों को हम लोग एक इस तरह से बंद कर देते हैं जहाँ कोई भी ऑक्सीजन आने जाने का जगह नहीं है, तब वहां से अपघटित होकर के हमारा गोबर गैस बनता है। कैसे बनता है जो देखिए आगे। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है जो पहले देखिए, गोबर गैस जो है इसकी विशेषता क्या है जो देखिए, फिर उसको हम लोग देखेंगे कि इसका निर्माण कैसे होता है गोबर गैस का, जो हमारे मोदी जी बहुत अच्छा से समझा रहे थे। गोबर गैस 10 नंबर कैसे नहीं पढ़े, इसीलिए वो ऐसे समझा रहे थे। गोबर गैस हम लोग जान गए कि इससे गोबर से बनता है, इसलिए हम लोग गोबर गैस कहते हैं, या फिर इसको बायोगैस कहते हैं। इसका विशेषता क्या है बायोगैस का? जैव गैस एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। जैव गैस कैसे कहाँ से उत्पन्न किया जाता है? तो ये जो है एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है, बंद इस प्रकार से पेटी जैसा बंद रहता है, ठीक है। इस संयंत्र को जैव गैस संयंत्र कहते हैं। वो पेटिया को जो कहेंगे, पेटी जो है हमारा, इसको कहते हैं गैस संयंत्र, जैव गैस संयंत्र कहते हैं, ठीक है। जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र कहते हैं। इस गैस का उपयोग ईंधन व प्रकाश स्रोत के रूप में गांव देहात में किया जाता है। इसका उपयोग गांव देहात में ज्यादा किया जाता था, अभी भी नहीं किया जाता है उतना, ठीक है। ईंधन व प्रकाश स्रोत के रूप में, किस किस स्रोत के रूप में किया जाता है? ईंधन व प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। कैसे किया जाता है? ईंधन व प्रकाश स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होता है। इसका ये अगर बात किया जाए तो सबसे उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होता है। कितना प्रतिशत मीथेन होता है? 75%। इसकी तापन क्षमता अधिक होती है, इसकी तापन क्षमता अधिक होती है। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, और ये ना के बराबर धुआं एकदम उत्पन्न नहीं करता है, न और जलता है। इसका उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में भी किया जाता है, प्रकाश के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तकनीक के प्रयोग में भी यह एक सस्ता ईंधन बन गया है, और तकनीक में अभी ये सबसे सस्ता ईंधन बन गया है बायोगैस। इसका ये विशेषता है, ठीक है, सुंदर से लिखिएगा। अब इसका निर्माण हम लोग देखते हैं कि कैसे निर्माण होता है बायोगैस या गोबर गैस। गोबर फसलों के कटने के बाद, गोबर या फसलों के कटने के पश्चात, कटने के बाद बचे अपशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविधता पादप तथा वहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस या जैव गैस का निर्माण होता है। जैसे कि मोदी जी बता रहे थे कि वो पंप लगाया नलिया में, नलिया से निकाला गया बायोगैस और अपना ले लिया ठेला में और यूज कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल गलत। आप यहाँ पहले सुन लीजिए ध्यान से, गोबर गैस या बायोगैस कैसे बनता है। तो सबसे पहले उसके लिए चीजें क्या चाहिए? तो गोबर चाहिए सबसे पहले। गोबर के अलावा और क्या चीजें चाहिए? तो जो फसल कट गया उसका जो अवयव है, वो सब्जी का जो हमारा बहुत तरह का सब्जी होता है उसका अवयव है, जो ये सारे चीजों को अपघटित होने के लिए ऑक्सीजन में नहीं छोड़ देना है, उसको ऐसे जगह में बंद करना है जो इसको हम लोग जो बक्सा में बंद करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जैव गैस संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र, जो कि पीछे फोटो आप देख सकते थे। उसमें बंद करेंगे और उसमें ऑक्सीजन एकदम जाना ही नहीं चाहिए, ऑक्सीजन एकदम जाना ही नहीं चाहिए, तब जा करके वो गोबर गैस का निर्माण होता है। कैसे? जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है जिसे करदम या असलरी कहते हैं। करदम किसको कहते हैं? करदम या असलरी। तो जो मिश्रण करके टंकी में डाला जाता है गोबर तथा जल का एक गाढ़ा मिश्रण। देखिए सबसे पहले चीजें क्या क्या चाहिए। एक तो अवयव चाहिए, फसल जो कट गया फसलों का अवयव चाहिए, सब्जियों का अवयव चाहिए, उस तरह से जितना भी पादप के मल जो है यानी अवयव जो है उसको बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन नहीं चाहिए उसको, और उसको अपघटित होने, मतलब ऑक्सीजन उस तक पहुंचे ही नहीं और उसको अपघटित होने देंगे। और उसमें और क्या चाहिए? चाहिए करदम। तो करदम की बात, ये वर्ड नया होगा लेकिन चीज बहुत हल्का है। करदम क्या होगा? तो जो गोबर को घोल करके जब घर निपाता था ना, मट्टी का घर होता था तो गोबर से निपाता था, तो मानो करदम से निपाता था। करदम यानी कि जब गोबर को पानी में मिलाते हैं तो वो जो घोल बनता है उसको हम लोग करदम कहते हैं। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल के एक गाढ़ा एकदम घोल डाला जाता है जिसे हम लोग करदम या असलरी कहते हैं, जिसे हम लोग करदम या असलरी कहते हैं। करदम या असलरी, करदम या असलरी किसको कहते हैं याद रहेगा, सिंपल ऐसे याद रखिएगा ना। अगर आप गांव से रिलेट करते हैं तो गांव में देखे होंगे कि जब मट्टी का घर होता है या फिर नीचे जब नीपना होता है जिसको हम लोग कहते हैं, तो गोबर को एकदम गाढ़ा से घोल लिया जाता है, उसको नीपा जाता है, जिसे कहता है बहुत कीटाणु भी मरता है। तो इसीलिए
उसमें भी इस चीज का यूज किया जाता है। इसका स्कलरी या करदम का, जिसको हम लोग गोबर के घोल कहते हैं, जिसको हम लोग शुद्ध वर्ड में करदम या स्कलरी कहेंगे, क्या होता है? तो वो गोबर और पानी का एक घोल होता है। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है, जिसे करदम या स्लरी कहते हैं। इसका जो है मुख्य ढांचा क्या है, जो कि इसका चित्र देख लीजिए कैसे कैसे क्या होता है। जो संपाचित्र, संपाचित्र चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। संपाचित्र एक ऐसा कक्ष है, तो संपाचित्र किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग गोबर अवयव सारा डालते हैं। तो एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए, नहीं होता है। बायोगैस संयंत्र का सबसे बड़ा एवं प्रमुख भाग होता है। इसके भाग में अवयवी सूक्ष्म जीव गोबर की स्लरी में जटिल यौगिक का अपघटन करते हैं। जो ये हमारा भाग है उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे संपाचित्र। क्या कहेंगे? संपाचित्र, जिसमें अत्यधिक मात्रा में अपघटित हुए, सबसे पहले ऑक्सीजन एकदम में रहेगा, अपघटित हुए वस्तुएं रहेंगे और गोबर का घोल रहेगा। करदम इस प्रकार से देखिए जा रहा है, मिट्टी है, गैस टंकी है, मिट्टी है, उर्वरक है, निर्गत टंकी है निकलने के लिए, और गैस निर्गम यहाँ से एक छोटा सा पाइप ऐसे लगा दिया जाता है उस पूरे ढांचा में, और वहां से गैस को निकाला जाता है। वहां से किसको निकाला जाता है? गैस को निकाला जाता है, तब जाकर के बायोगैस बनता है। जो कि निर्भरता किससे है? तो गोबर पर निर्भरता है। और किस चीज पर निर्भरता है? तो फसल के अवयव पर निर्भरता है। और किस चीज पर निर्भरता है? तो हमारे सब्जियों के जो मलबे होते हैं उस पर निर्भरता है। ये सारा चीज का यूज कर करके बनाया जाता है गोबर गैस। बताइए समझ में आया? बायोगैस का निर्माण का एक और हम ढांचा लेकर के आए, कैसे कैसे होता है जो देखिए मोदी जी को खास करके पहुंचाइए, वो देखेंगे तो समझेंगे कैसे होता है। मिश्रण टंकी में करदम या स्कलरी डाला जाता है। मिश्रण टंकी में करदम या स्कलरी डाला जाता है। अभी सूक्ष्म जीवों द्वारा गोबर की स्कलरी के जटिल यौगिक का अपघटन होता है। उसके बाद अपघटन के पश्चात CO2, मीथेन CO2 हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्पन्न होना। जब वो अपघटित होगा उसके बाद मीथेन CO2 हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों का निर्माण होता है। बनी हुई गैसों को गैस टंकी से संचित होना, बनी हुई जो गैस बना उसको टंकी से निकालना है। प्रकरण द्वारा शेष बची स्कलरी निर्गत टंकी को इकट्ठा होना, और जो प्रक्रम द्वारा शेष बची स्कलरी है, जो हमारा स्कलरी जो पीछे बताया ना क्या है, उसको टंकी में इकट्ठा होना, और उसको क्या करना? फिर टंकी में इकट्ठा होना। अब इसमें कौन कौन सी गैसें बनती है जो देखिए, बायोगैस जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग गोबर गैस कहते हैं, इसमें कौन कौन सी गैसें बनती है? सबसे पहले मीथेन बनती है। कौन मीथेन? CO2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये 4 गैस बनता है मुख्य रूप से। अगर इसको हम बात करें तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जब आपको पूछ देगा कि जब गोबर गैस बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से गैस बनते हैं, या फिर बायोगैस बनाया जाता है तो कौन कौन से गैस बनते हैं, तो आपको याद रखना है मीथेन, CO2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड। याद रहेगा, मीथेन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CO2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड, और कौन सा? मीथेन और CO2। ये सारी गैस से निर्माण होती है हमारे गोबर गैस या बायोगैस। अब पवन ऊर्जा क्या है? देखिए, ये उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जिन क्षेत्रों में सबसे पहले खुला खुला क्षेत्र हो और जहाँ हवा चलती हो, थोड़ा समझ रहे हैं ना, बिना सीजन हमेशा हवा चलती है, हवा की मात्रा वहां रहती है। पवन ऊर्जा, आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, इसलिए इनमें गति ऊर्जा होती है और इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। पवन ऊर्जा यानी पवन गति में है तो वो गति ऊर्जा हुआ, तो पवन ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये भी वही सेम है, टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन घुमाएगा, उसको किसको घुमाएगा? वो जनरेटर को घुमाएगा, डायनेमो को घुमाएगा, उससे हमारा विद्युत मिलेगा। ये जब घूमेगा तो इसको कौन घुमाए? इसको घुमाया हमारा पवन। तो पवन क्या है? गति ऊर्जा। पवन क्या है? गति ऊर्जा। तो वो जब घुमा, वो घुमाया टरबाइन को, टरबाइन घुमाएगा डायनेमो को, हमारा विद्युत उत्पन्न हुआ। ये है हमारा क्या? पवन ऊर्जा। पवन की उत्पत्ति, पवन की उत्पत्ति कैसे होती है जो देखिए, हवा की उत्पत्ति यानी पवन की उत्पत्ति कैसे होती है? पवन क्या है? हवा जब स्पीड में बहता है उसको हम लोग पवन कहते हैं। पीछे देखिए, पवन की उत्पत्ति सूर्य के विकरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशय के आसमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है। वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवन की उत्पत्ति कैसे होती है? सबसे पहले सूर्य के विकरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशय, सूर्य के विकरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशय के
सूर्य के विकर्णों द्वारा उसका भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवन का प्रवाह होता है। यही हमारा पवन ऊर्जा, पवन की उत्पत्ति है। पवन चक्की एक संयंत्र है जिसमें पवन की गतिज ऊर्जा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पवन चक्की पीछे जो देखिए पवन चक्की वो क्या है, एक संयंत्र है एक जिसमें पवन के गतिज ऊर्जा को उपयोग करके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। पवन चक्की की संरचना, पवन चक्की किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है, विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। ये है हमारा पवन चक्की जिसको कुछ ऊंचाई पे दृढ़ अच्छा से उसको खड़ा कर दिया जाता है। पवन ऊर्जा फार्म, किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं। इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। पवन ऊर्जा फार्म कहाँ कहेंगे, जहाँ पे बहुत सारा पवन चक्की लगाया जाएगा उसको हम लोग पवन ऊर्जा फार्म कहेंगे। और पवन चक्की इसीलिए वहां लगाया जाएगा क्योंकि वहां पवन की मात्रा अधिक होगी, मतलब वहां फ्लो करता है बहुत ज्यादा विंड पवन। और जब पवन फॉलो करेगा तो पवन चक्की को घुमाएगा, जो टरबाइन जैसे कि घूमता है, तो वही टरबाइन जब घूम गया तो यानी डायनमो को घुमा दिया, डायनमो घूम गया तो हमारा विद्युत का निर्माण हो गया। पवन चक्की द्वारा व्यापारिक स्तर पर विद्युत निर्माण, व्यापारिक रूप पर बिजनेस के रूप में पवन चक्की से विद्युत का निर्माण कितना किया जाता है जो देखिए। व्यापारिक स्तर पर पवन चक्की से विद्युत का निर्माण कितना किया जाता है जो देखिए। साथ में आपको कमेंट में बताते जाना है कि ये वन शॉट वीडियो क्या आपके लिए लाभदायक हो रहा है या नहीं, समझ पा रहे हैं या नहीं और देख पा रहे हैं। पवन चक्की द्वारा व्यापारिक बिजनेस के स्तर पर विद्युत का निर्माण, व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी पवन ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर एक दूसरे से युग्मित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। जितना पवन चक्की लगाया है सबको युग्मित कर दिया गया है यानी जोड़ दिया गया है। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी पवन ऊर्जा फार्म को सभी पवन चक्कियों को परस्पर एक दूसरे से युग्मित कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के योग के बराबर होता है। जिसका नेट ऊर्जा सभी को मिला के बराबर हो जाएगा तो अधिक से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगा, जिससे बिजनेस करेगा तो अधिक से अधिक ऊर्जा बेचेगा तब ना। डेनमार्क पवन ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी है, इसलिए सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन सा जगह आगे है तो वो है डेनमार्क। कौन सा जगह आगे, इसलिए इसे पवनों का देश भी कहा जाता है। यह देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा उत्पन्न करता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक पवन चक्की कहाँ लगाया गया है, सबसे अधिक पवन ऊर्जा कहाँ से हम लोगों को मिलता है, तो याद रखना है डेनमार्क से। कहाँ से, वहां से अधिक पवन चक्की लगाया गया है, जो कि पूरे देश का लगभग 25% विद्युत ऊर्जा पूर्ति करता है। कौन, अकेले डेनमार्क, वो भी किससे, पवन ऊर्जा से, पवन चक्की से हमारा इतना पूर्ति करता है। उसके बाद है पवन ऊर्जा की विशेषता क्या है। पवन ऊर्जा का उपयोग का सीमा मतलब लिमिट कितना है और उसका विशेषता क्या क्या, जो देखिए एकदम सुंदर से समझना है और उसको आपको कॉपी में नोट करना है, याद रखना है। तो पवन ऊर्जा की क्या क्या विशेषता है और पवन ऊर्जा की सीमाएं, लिमिटेशन क्या क्या। पवन ऊर्जा की विशेषताएं, पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक दक्ष एवं पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का एक दक्ष एवं पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए विद्युत उत्पादन करने के लिए, जैसे कि हम लोग जब तापीय विद्युत संयंत्र पढ़ेंगे तो विद्युत उत्पादन करने के लिए बार बार उसमें हम लोगों को खर्चा करना पड़ेगा। पैसे कैसे खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हम लोगों को चाहिए क्या, उसमें हम लोगों को चाहिए कोयला, कोई भी प्रकार का ईंधन चाहिए ना जी, कोयला चाहिए तब ना आग निकलेगा, तो उसमें हम लोग को खर्चा। लेकिन जब इसको हम लोग यूज करते हैं तो इसमें हमेशा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार पवन चक्की खड़ा कर दिए बस वही खर्चा जो भी लगा उसके बाद वो तो घूमते रहेगा हवा के अनुसार। उसके देख रेख लेके कुछ आदमी रख देते हैं, अपना बना दिया क्षेत्र, फार्म बना दिया, वो हो गया, आराम से यूज हो रहा। तो ये सस्ता भी है, ये क्या है, सस्ता भी है। विशेषता क्या है, ये सस्ता भी है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक दक्ष एवं पर्यावरणीय हितैषी स्रोत है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन ऊर्जा के क्या क्या उपयोग के सीमाएं, लिमिटेशन कहाँ तक है, पवन ऊर्जा को उपयोग करने का कहाँ तक लिमिट है, जो देखिए। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में उपस्थित किए जाते हैं जहाँ वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती है। पवन ऊर्जा कहाँ लगाया जाएगा, उसी क्षेत्र में लगाया जाएगा जहाँ अधिक से अधिक मात्रा में और साल के पूरा महीना जो है 12 महीना साल के, वहाँ अधिक से अधिक पवन चले। अगर चलेगा ही नहीं पवन और पवन चक्की लगा दिए, अभी जैसे हम लोग बिहार के नवादा क्षेत्र में
इधर लगा देंगे पवन चक्की, बताइए चलेगा? हवा इधर चलता नहीं है, तो सिग्नल चलता है ना, सिर्फ जब बरसात का दिन आया, गर्मी का दिन आया तब चलता है, गर्मी का दिन में ऐसे तो नहीं चलता है, तो क्या हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, यूजफुल नहीं हो पाएगा। तो पवन ऊर्जा का फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में लगाया जाएगा जहां वर्ष के अधिकांश महीना क्या होते हैं, घूमते हो, मतलब कि पवन चलते हैं। टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होनी चाहिए, और हवा भी कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होगा, तभी वो टरबाइन को घुमा पाएगा, तभी टरबाइन घूमेगा तो बिजली बनेगा। यानी कि हवा भी चाहिए तो थोड़ा तेज वाला ही चाहिए। कितना चाहिए? 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अधिक वाला। कितना वाला चाहिए? 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पर आवर के अधिक, 15 किलोमीटर पर आवर से भी अधिक रफ्तार का अगर चाहिए, क्या चाहिए, हवा चाहिए, तब जाकर के वो टरबाइन को घुमाएगा, तब टरबाइन डायनामो को घुमाएगा, तब जाकर के बिजली बनेगा। पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, बहुत विशाल लंबा एकदम, जितना अधिक से अधिक हो सके जमीन की आवश्यकता होती है। जितना अधिक जमीन होगा, जितना अधिक जमीन होगा, उतना अच्छा से अच्छा क्या कर पाएंगे हम लोग, उतना पवन चक्की बैठा पाएंगे। और पवन का जो रफ्तार है वो तो आपको याद रखना है, 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक होना चाहिए। ये हमारा पवन ऊर्जा का विशेषता था, और इसका लिमिटेशन था कि कहाँ कहाँ इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ ये इसमें प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जिसको हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। पीछे जो हम बता चुके हैं, फिर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, जिसका दूसरा नाम क्या है, गैर परंपरागत स्रोत। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का तात्पर्य ऊर्जा के वन स्रोतों से है जिसे हम पहले कभी प्रयोग नहीं किया, परंतु वर्तमान में उसे नई प्रौद्योगिकी द्वारा, जैसे कि हम वही चीज है जो हम पहले बता चुके हैं, ऊर्जा के उपयोग के आधार पर दो बताए थे, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत किसको कहेंगे, जो हम लोग पहले नहीं यूज किए हैं लेकिन अब हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहेंगे। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, या फिर यही पवन चक्की ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सारा किस में आएगा, ये सारा आएगा गैर परंपरागत स्रोत में आएगा। समझ जाए, ये चूंकि हम पीछे बता चुके हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इसलिए लिखे हैं ताकि इस चीज को आप समझ सकें, जो पवन चक्की है, पवन ऊर्जा है, या फिर जो सौर ऊर्जा है, ये आता है गैर परंपरागत स्रोत, जिसको वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा क्या होता है, और सौर ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा को सौर से मतलब सूर्य से जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होता है, जितने भी तरह का सूर्य से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ये दृश्य प्रकाश अवरक्त किरणों, परावैंगनिक किरणों के रूप में होती है, जिसको जो हमारे दृश्य प्रकाश जो है, अवरक्त किरणें जो है, जिसको हम लोग देख पाते हैं, परावैंगनिक किरणों के रूप में होती है। सौर स्थिरांक पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां, इन युक्तियों में सूर्य से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग ऊष्मक के रूप में किया जाता है, जो ऊष्मा को एकत्र कर कार्य करती है। सौर ऊर्जा सबसे पहले क्या है, तो सौर ऊर्जा जो है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा ये दृश्य प्रकाश अवरक्त किरणों के परावैंगनिक किरणों के रूप में होता है। सौर स्थिरांक क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में परिरेखा पर सूर्य के किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान 1.4 किलो जूल बटा सेकंड मीटर स्क्वायर होता है। और सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां, इन युक्तियों में कौन कौन सी युक्तियां, सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां कौन कौन है, इन युक्तियों में सौर्य से प्राप्त ऊष्मा का उपयोग ऊष्मक के रूप में किया जाता है, जो ऊष्मा को एकत्र कर कार्य करती है, उसको हम लोग सौर ऊर्जा से चलने वाली युक्तियां कहते हैं। उसके बाद है सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कैसे यूज करते हैं। देखिए सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में कैसे यूज करते हैं, तो सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में यूज करते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सौर कुकर। सौर कुकर क्या होता है, जिसमें अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, वो सूर्य के किरण को सबको एब्जॉर्ब करके एक बिंदु पर लाता है, और उस एक बिंदु पर ऊष्मा इतना अधिक हो जाता है कि वहां से हम लोग कोई भी खाना पका सकते हैं या जो भी करते हैं। सौर जल तापक, सौर गीजर जो होता है, सौर जल पंप या सौर जल पंप होता है, ये सब सौर ऊष्मा के रूप में कार्य करता है। सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में
कैसे कार्य होता है, तो इन युक्तियों में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे सौर सेल हो गया। सौर ऊर्जा को हम लोग दो तीन रूप में यूज करते हैं। सबसे पहले तो सौर कुकर के ऊष्मा के रूप में जब यूज करते हैं तो ये तीन ऑप्शन हो गया हमारा। या सौर ऊर्जा को जब विद्युत ऊर्जा में हम लोग परिवर्तित करते हैं, इन युक्तियों में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि सौर सेल हो गया। सौर कुकर क्या है, जो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, सौर कुकर का उपयोग कैसे किया जाता है। और देखिए सौर कुकर, इसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है जी, अवतल दर्पण लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सौर कुकर यह वह युक्ति है जिसमें सूर्य की किरणों को फोकसित करने के लिए दर्पणों का, जहाँ पे याद रखिएगा अवतल दर्पणों का उपयोग एक बॉक्स के ऊपर लगाकर किया जाता है। यह एक बढ़िया ऊष्मक की भांति कार्य करता है। इसमें सौर कुकर में हमारा यूज होता है उत्तल दर्पण, जो काम करता है सभी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके एक एब्जॉर्ब करके एक बिंदु पर देना, और वो जब होता है तो वो एक अच्छा हीट उत्पन्न करता है, जिससे सौर कुकर काम करता है। इसमें कांच की सीट की एक ढक्कन होता है जो इसके अंदर प्रवेश करने वाली ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है और भोजन पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। और इसमें और क्या लगा हुआ रहता है, तो कांच की सीट का एक ढक्कन लगा हुआ होता है अंदर से, जो प्रवेश किया किरण उसको बाहर निकलने नहीं देगा, उसको अच्छा से रोक करके रखेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सौर कुकर की बात है। सुंदर से समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा। हमारा वीडियो लंबा ना हो, हम इतना कोशिश करते हैं छोटा से छोटा वीडियो में वन शॉट पूरा पढ़ा सकें, ताकि आप लोग इसको बेहतरीन तरीका से समझ पाए। उसके बाद है हम लोगों का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सौर कुकर की हानियां। कौन कौन से नुकसान होते हैं सौर कुकर से, जो देखिए यह सभी प्रकार के भोजन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। सौर कुकर में हम लोग हर एक तरह का खाना नहीं बना सकते, लिमिटेड चीजें। इसका उपयोग केवल तेज धूप वाले दिनों में ही किया जाता है। जब धूप अत्यधिक से अत्यधिक है तभी इसका यूज हम लोग सौर कुकर का कर सकते हैं। धूप नहीं रहेगा तो सौर कुकर का यूज करेगा ना, जब धूप ही नहीं है तो कहाँ से सौर कुकर यूज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहां सूर्य बहुत कम दिखाई देता है, उपयोग सीमित है। जहां सूर्य बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है वहां तो इसका यूज नहीं हम लोग कर सकते हैं। जहां अत्यधिक से अत्यधिक मात्रा में सूर्य मिलता है वहीं हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये हम लोगों को तीन हानियां हैं जो कि आपको सुंदर से याद रखना है, जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं जो आपके ध्यान में रहेंगी। उसके बाद है समुद्रों से ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा। समुद्रों से ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है तथा नाभिकीय ऊर्जा को क्या है, जो समुद्रों से ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा। समुद्र से ऊर्जा, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा को हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। समुद्र से जो हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहला ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा तरंग ऊर्जा, तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है, समुद्रों में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हम लोगों को समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा के कारण मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, जो कि समुद्री ऊर्जा का उदाहरण है। ज्वारीय ऊर्जा जो कि समुद्रीय ऊर्जा का उदाहरण है, समुद्र में उत्पन्न ज्वार भाटा से हम लोगों को प्राप्त होता है। यह ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यह जो है ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने तथा गिरने से हमें ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ज्वार भाटा समुद्र के जल स्तर को दिन में परिवर्तन होने की परिघटना को हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा किसको कहते हैं, समुद्र के जल स्तर जो होता है दिन में जब परिवर्तन होता है, इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि समुद्रीय ऊर्जा को तीन तरह से हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र में जो ज्वार भाटा उड़ता है उससे हम लोग यूज करते हैं ज्वारीय ऊर्जा को। ज्वार भाटा क्या है, समुद्र के जल के स्तर दिन में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं। दूसरा फिर है हमारा तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या होता है, जो ध्यान से देखें। दूसरा है हमारा तरंग ऊर्जा। तरंग ऊर्जा क्या है, जो ध्यान से देखिए। तरंग ऊर्जा महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती है। इन विशाल तरंगों की गति ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इन उत्पन्न तरंगों को ट्रेप किया जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रेप करने के लिए विविध युक्तियों को विकसित की गई है जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। देखिए तरंग ऊर्जा भी क्या है, विद्युत का एक, हम लोग को इससे भी विद्युत मिलता है तरंग ऊर्जा से भी। इसमें क्या है कि महासागरों के पृष्ठ पर, महासागरों के तरंग ऊर्जा क्या है कि हमारे महासागरों के पृष्ठ पर आर पार बहने वाली प्रबल पवन तरंगे उत्पन्न करती है। इन विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने के लिए इन उत्पन्न तरंगों को ट्रेप किया जाता है। तरंग ऊर्जा को ट्रेप करने के लिए विविध युक्तियों को विकसित की गई है जो टरबाइन को घुमाता है। जब तक टरबाइन सब जितना भी है, जब हम लोग विद्युत बनाने के काम करते हैं सब किस पे रिलेटेड है, टरबाइन को घुमाने के। टरबाइन घुमाने का बहुत सारा तरीका है,
अब टरबाइन घूम जाएगा, डायनामो घूम जाएगा, विद्युत बढ़ जाएगा। अब वही बहुत सारा तरीका है, जैसे कि एक हमारा तरंग ऊर्जा है। ध्यान से इसको देखिएगा और लिखिएगा, सुंदर से याद रखिएगा। तीसरा है हमारे महासागरीय तापीय ऊर्जा। क्या है महासागरीय तापीय ऊर्जा? महासागरीय तापीय ऊर्जा समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ के जल का ताप और गहराई के ताप में अंतर से प्राप्त होता है। पृष्ठ का जल ऐसे भी तो ऊपर का कुछ और ताप होता है, नीचे का और कुछ ताप होता है, जिसी के अंतर से हम लोगों को प्राप्त होता है महासागरीय तापीय ऊर्जा। अंदर से प्राप्त होता है। तापीय ऊर्जा को उपयोग विद्युत संयंत्रों के उपयोग से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यह एक यंत्र है जो समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ तथा गहराई के तापों का अंतर से प्राप्त उष्मा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है? तो ये ऊपर लेयर नीचे लेयर का जो ताप का डिफरेंस होता है उससे हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसको हम लोग महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र यह एक यंत्र है जो समुद्र तथा महासागरों के पृष्ठ तथा गहराई के तापों के अंतर से प्राप्त उष्मा का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। इतना आपको याद रहेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या आ गया है? नाभिकीय ऊर्जा, जिसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। नाभिकीय ऊर्जा क्या है जो देखिए, महासागरीय ऊर्जा में पढ़ ली। महासागरीय ऊर्जा में 3 ऊर्जा पढ़ ली है। चूंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो हमको छोटा वीडियो करने के लिए जल्दी से जल्दी लेके जाना पड़ेगा, और ये एग्जाम के पर्पज से है तो हम उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। लास्ट में आते आते आप लोगों को बस काम की चीजें बता रहे हैं। सबसे उसके बाद है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जो नाभिक के अंदर जो अब होते हैं क्या अभिक्रिया, नाभिक के अंदर जो अभिक्रिया होते हैं उससे जो मुक्त ऊर्जा जो मुक्त होगी उसको हम लोग नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन से और एक होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय ऊर्जा हम लोगों को 2 तरह से प्राप्त होता है। एक होता है नाभिकीय विखंडन से और एक होता है नाभिकीय संलयन से। जो कि नाभिकीय ऊर्जा से ही हम लोग, जो अभी दुनिया बहुत विनाशक बम बना चुका है परमाणु बम, वो इसी से होता है, इसी के कारण होता है। नाभिकीय विखंडन एक भारी नाभिक को 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक भारी नाभिक जो है इसमें प्रेशर हम जब बहुत कस के दी इसमें, तो ये टूट गया 2 के रूप में। अब ये 2 जो रूप में टूटा, अब ये जो 2 रूप में टूटा, इसको भी ये तोड़ेगा 2 रूप में। तो इसी तरह से ये आगे चैन बन जाता है, एगो से दूगो, उ दूगो से फिर दूगो, उ दूगो से दूगो, मतलब ये टूटते चला जाता है। इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है हम लोगों को कहते हैं नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय ऊर्जा, इससे हम लोग को प्राप्त होता है। एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक में टूटने नाभिकीय विखंडन कहलाता है। उदाहरण जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम जैसे भारी नाभिक के परमाणुओं के नाभिक को निम्न ऊर्जा वाले तापीय न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, जिसके दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि नाभिक को जो तोड़ के 1 से 2 हल्के, फिर वो 2 से 2, फिर मतलब इसी प्रकार से ये चलते चला जाता है, चैन बनते चला जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय विखंडन, जिससे हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। समझ में आया? नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब हम एक भारी नाभिक को 2 टुकड़े में तोड़ते हैं, इसी प्रकार से टूटते चला जाता है, उससे हम लोगों को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिससे हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है नाभिकीय संलयन। लास्ट पॉइंट है हमारा नाभिकीय संलयन। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? नाभिकीय संलयन। अभी तो टूटा था, अब जुटने पर क्या होता है जो देखिए, 2 हल्के नाभिकों को टूटकर एक भारी नाभिक में संलयित होना। 2 हल्के नाभिक टूट करके एक भारी नाभिक में जब संलयित हो जाता है तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो लिमिटेड वर्ड में आपको इस चीजों को याद रखना, एग्जाम में लिखना है तो ध्यान रखेगा। जब नाभिक, एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिक में टूटा तो उसको हम लोग नाभिक विखंडन कहें, जिससे हम लोगों को नाभिकीय ऊर्जा मिला। लेकिन जब 2 हल्के नाभिक को टूटकर एक भारी नाभिक में जब संलयित हो गया तो इसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहेंगे। जैसे कि 2 हल्का सामान्यतः हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर के एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी कि जब 2 हल्के, ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये जो हमारा 2 हल्के हाइड्रोजन है, इसको जब हम लोग संलयित किए हैं तो भारी मात्रा में हीलियम बना, इससे उष्मा निकला, ऑक्सीजन निकला, तब जा करके इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। उदाहरण याद रखना है कि जब 2 सामान्यतः
हल्के हाइड्रोजन नाभिक संग्रहित होकर के एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करता है, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ से आप लोगों का काम है ध्यान रखना हर एक बातों को। और अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं या पढ़ करके पीछे भूल चुके हैं, तो हमारा ये जो सारा वन शॉट है, आज हमारा फिजिक्स का सभी का वन शॉट खत्म हो चुका है। सारा वन शॉट देख करके आप अपना फिजिक्स बेहतर कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो चीज़ें आप पैसा दे करके क्रैश कोर्स खरीदिएगा, फलना कोर्स खरीदिएगा, चिन्ना कोर्स खरीदिएगा, फ्री में यहाँ पे सारा चीज़ अवेलेबल है। नोट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है अमित गौरव एडुकेशन। अमित गौरव एडुकेशन जो हमारे टेलीग्राम चैनल, उस पर आपको नोट्स भी मिल जाएगा सुंदर से। नहीं तो हमारे नंबर 8298614113 से कांटेक्ट कीजिएगा, तो आपको नोट्स दिया जाएगा। अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है तो ठीक है, ऐसे ग्रुप आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है हमारा, टेलीग्राम चैनल है जो आ जाएगा। तो अगर आप स्टूडेंट है 10th के और अभी से आप कोशिश करते हैं थोड़ा सा सोर्स अवेलेबल कर करके हमारे चीज़ों को देख पाते हैं, तो आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भी फायदा मिल सके और वो भी बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो यहाँ तक अगर आप नहीं पढ़े हैं, फटाक से जाइए। हमारा मात्र फिजिक्स के लिए 5 वीडियो है, फिजिक्स के लिए मात्र 5 वीडियो है। मतलब कि बात सिर्फ इतना है, अभी तक आप फिजिक्स कुछ नहीं पढ़े, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए अमित गौरव एडुकेशन। फिजिक्स का मात्र 5 वीडियो है, फिजिक्स का मात्र 5 वीडियो है, जो कि प्रकाश का प्रवर्तन का एक वन शॉट है। अभी तक अगर आप फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए पढ़ा देंगे। अमित गौरव एडुकेशन पे फटाक से यूट्यूब पे सर्च कीजिए अमित गौरव एडुकेशन, जिसमें मात्र 5 वीडियो में पूरा फिजिक्स का कवर हो जाएगा आपका एक एक टॉपिक। जिसमें पहला वीडियो में प्रकाश का प्रवर्तन रहेगा वन शॉट, और दूसरा वीडियो में अपवर्तन रहेगा वन शॉट, तीसरा वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार रहेगा वन शॉट, चौथा वीडियो में आपका विद्युत रहेगा, पांचवा वीडियो में विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव रहेगा, और छठा वीडियो में ऊर्जा का स्रोत, जो कि ये वाला वीडियो है छठा वीडियो। तो फटाक से जाइए सर्च कीजिए और देखिए। अभी बहुत सारे संस्थान आपको क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे, फलना चिलना ढेकना, तो वो आप पैसा लगा करके जो चीज़ करने वाले हैं वो चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रहा है, हर एक चीज़ नोट्स के साथ। नोट्स कहाँ मिलेगा? अमित गौरव एडुकेशन चैनल जो हमारा टेलीग्राम पे, उस पर मिलेगा। तो ये चीज़ कर करके आप अपने बोर्ड में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। तो देरी किस बात का, फटाक से जाइए सर्च कीजिए और हमारा ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए और हर एक कॉन्सेप्ट समझिए। अब जब ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब फिजिक्स में हम लोगों का काम बचा है एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल पढ़ लेना, एक वीडियो में पूरा सभी चैप्टरों का जितना चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है वो पढ़ लेना, और फिर हमारा 2 से 3 से 4 वीडियो में, लगभग 4 वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोगों का फिजिक्स में 2 काम और है। क्या 2 काम है? सबसे पहले एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे, जितना भी तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारा कवर करेंगे एक वीडियो में, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। फिर 3 से 4 वीडियो में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम बायोलॉजी का सेम इसी प्रकार से वन शॉट लाने वाले हैं। बायोलॉजी का जितना चैप्टर है, हर एक चैप्टर को एक वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो अमित गौरव एडुकेशन के फटाक से जुड़ जाइए और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए।